ऑब्जेक्ट वन थर्ड से ज्यादा लिया था। तो ऐसा क्यों किया मतलब? तो मतलब ऑब्जेक्ट बड़े होने से सर उसके इमेज पे क्यों असर पड़ रहा है ऐसे? मिरर तो आ, नॉर्मली कल होना चाहिए था ना। नहीं, आपकी मतलब मेरे हिसाब से तो वैसे तो हो जाना चाहिए क्योंकि फोकस तो वही है। बाकी यस सर, तो मैं भेज दूंगा एक बारी। नहीं तो कोई भेज देना, ज़्यादा ज़्यादा सही रहेगा। यस सर। ओके। सर मुझे भी तो एक डाउट था। हाँ, ये बोलो 9th बेटा। में बहुत ज्यादा होता सर था। सॉरी, ये मतलब 7th में। अच्छा, ओके। सर एक डाउट था हाँ, मेरा कि सर मॉड्यूल में लिखा था आर आईज आर मोस्टली सेंसिटिव फॉर येलो कलर एंड लीस्ट सेंसिटिव फॉर वायलेट एंड रेड कलर। सर इसका एक बार मतलब बता दीजिए, सेंसिटिव का क्या मतलब है? अच्छा। सेंसिटिव का सर मतलब ये बेटा तो क्या होता ह्यूमन सर ये आई वाला वाले तो चैप्टर प्रिज्मा में होगा ना। कॉन्सेप्ट में है ना। है? हाँ सर ये बेटा, तो अभी ह्यूमन लाइट। आई वाला होगा। हाँ बेटा, तो जब सर ये ह्यूमन आई प्रिज्मा आएगा में मैं है आराम ना। से बता दूंगा। मैं ह्यूमन जब आई आएगा मैं आराम से बता दूंगा। सर ये लाइट के मॉड्यूल में था। कोई बात नहीं, मैं एक बार ना मेरे को एग्जैक्टली दिखा देना किस पर्सपेक्टिव से वो कह रहे हैं। बाकी ज़्यादा अगर हम कहते हैं, अभी आपने क्या बोला, येलो एंड वाइट लाइट, येलो इज मोर सेंसिटिव ना, यस सर, येलो आर आईज आर मोस्टली सेंसिटिव टू येलो एंड लीस्ट टूवर्ड सेंसिटिव येलो। टू रेड एंड वायलेट। ओके बेटा, एक्चुअली होता क्या है, ये जो आइज का जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना, ये इटसेल्फ काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, सिंपल तो नहीं है अगर मैं आसान भाषा में बताऊं। क्योंकि क्या होता है, हमारे अंदर ना 3 टाइप के सेल्स होते हैं। जो आइज है ना हमारी, उसके अंदर 3 टाइप के सेल्स होते हैं हमारे पास। ठीक है। अभी एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ सर रहा। एक सर रोड हाँ, है, बायोलॉजी में मत कोन्स हाँ जाइए है। सर। एक होता है रॉड्स। नहीं नहीं, ये और एक थोड़ा थोड़ा कोन्स है, समझ लो। कॉन्स हाँ, कोन्स। सर रॉड्स कॉन्स। होते हैं, कॉन्स होते हैं। एक सेकंड बेटा, रॉड्स होती हैं, कॉन्स होते हैं, ठीक है। ये जो कोन्स होते हैं ना, ये 3 टाइप के होते हैं। ये जो कोन्स होते हैं, ये 3 टाइप के होते हैं। अब कुछ स्पेशल ह्यूमंस ऐसे भी हैं जिनके अंदर 4 टाइप के पाए गए हैं। लेकिन उस 4 टाइप का हम मतलब कैसे पता लगाएं कि भाई वो कैसे अलग काम करते हैं, वो अभी हमें नहीं पता। पहली चीज। सर सर आप जानते हो किसी इंसान को जिसके 4 टाइप के है मैं कोन्स? जानता नहीं हूँ बेटा, मतलब प्रैक्टिकल्स हुए थे तो मैं किस साइंटिस्ट को सुन रहा था, मैं लिंक भेज दूंगा। वो उस लिंक साइंटिस्ट को जब मैं सुन रहा था तो उसने मतलब वो आपस में डिस्कस कर रहे थे, तो मैं बता रहा हूँ उसका। तो ये क्या होता है, रेड, ग्रीन और ब्लू, ये 3 टाइप के जो होते हैं हमारे पास कोन होते हैं हमारी आइज के अंदर। ठीक है। अब इन 3 कोन्स की वजह से ही हम जितने भी कलर्स जो हमारी आइज देख पाती है, वो इन तीन कोन्स की वजह से देख पाती है। ठीक है। अब जिसके पास सबसे ज्यादा कोन है वो आई थिंक एक शायद समुद्र का एक जानवर है, उसके अप्रोक्सीमेटली 21 कोन्स हैं। तो आई डोंट नो कि उसको, अभी हमें ये नहीं पता कि उसको कैसा दिखता होगा। जैसे अब हमारी जो आईज हैं, दे आर सेंसिटिव टूवर्ड्स, जो मैंने आपको बताया था, विजिबल रीजन। तो ये विजिबल रीजन होता है जिसके लिए हमारी जो आईज है वो सेंसिटिव है। और ये जो विजिबल रीजन है कलर का, उसमें हमारा ये विबग्योर आता है, VIBGYOR, राइट, विबग्योर। तो मतलब इस पूरे विजिबल रीजन के अंदर हमारे पास ये कलर्स आते हैं जो प्रोडोमिनेंट रहते हैं। बाकी इसी रीजन के अंदर जितने भी दुनिया में हम जितने कलर देख पाते हैं, वो एक्चुअली इन तीनों सेल्स के कॉम्बिनेशन, इन तीनों कोन्स के कॉम्बिनेशन की वजह से देख पाते हैं। अब इसमें भी क्या प्रॉब्लम होती है, अगर मैं आपको पर्टिकुलर बताऊं, तो कुछ लोगों के अंदर रेड, ये आर बहुत ज्यादा होगा, जी और बी कम होगा। कुछ लोगों में जी ज्यादा होगा, बी कम होगा और आर कम होगा। कुछ में तीनों बराबर होंगे, कुछ में ब्लू ज्यादा होगा। इस तरीके से भी वेरिएशन होते हैं। जैसे अगर मैं एक रेड कलर बोल रहा हूं, तो ये जो रेड कलर जो आप लोग परसीव कर रहे हैं, जो अभी भी आप सभी देख पा रहे हैं, ये रेड कलर भी हर लोग अलग अलग देख पाते हैं। ठीक है। तो अब उसमें क्या होगा भाई, जिसके कोन्स रेड कलर के लिए ज्यादा ज्यादा सेंसिटिव होंगे, तो हम कह सकते हैं वो मतलब उसकी आईज रेड कलर के लिए ज्यादा सेंसिटिव है। क्या ये चीज समझ में आ रही है बेटा? सर सेंसिटिव मतलब वो देख नहीं पाएगा कि उसे अच्छे ज्यादा से दिखेगा? देख पाएगा, ज्यादा अच्छे से देख पाएगा। ओके ओके सर। सर जो कलर ब्लाइंडनेस होती है वो भी इसी से रिलेटेड होती है? हाँ बेटा, उसमें कोन्स काम नहीं करेंगे ना, उसमें एक कोन काम नहीं करेगा, उसमें सिर्फ 2 ही कोन काम करते हैं। और जब 2 कोन काम करते हैं तो जैसे जो फेसबुक का जो सीईओ है, जो मालिक है, जुकरबर्ग, वो आपको हमेशा ग्रे कपड़ों में दिखेगा। तो वो ग्रे कपड़ों में क्यों दिखता है? क्योंकि उसको ना ये कलर ब्लाइंडनेस है, उसको सब कुछ एक ही कलर जैसा ही चाहिए, इसलिए।
उसको फेसबुक के लिए भी उसके लोगों ने पूछा था कि वो फेसबुक का जो एफ है वो ब्लू क्यों है, तो उसने कहा था मुझे पता ही नहीं है कलर के क्या होता है, तो उस टाइम मुझे अच्छा लग रहा था तो मैंने ब्लू ही रहने दी। इट्स लाइक दिस। सर वो हाँ सही बेटा में बोले। उसे कौन ब्लाइंडनेस है? हाँ बेटा उसके अगर आप उसके कपड़े देखना कभी आपको पता लग जाएगा। ओके सर। हाँ बेटा। सर हाँ मैंने देखा है कहीं पे कि मतलब कलर ब्लाइंडनेस की ग्लासेस आती है। अब पता नहीं वो कलर ब्लाइंडनेस ठीक करते कि नहीं करते, लेकिन मैं जितना देखा है वो मतलब कलर को डिस्टिंक्ट करने में ज्यादा आसान कर देते हैं। मतलब वो कौन कर जैसे देते अगर बेटा? सर मतलब एक सर्टेन टाइप ऑफ ग्लासेस आते हैं जो मतलब एक कोई एक सर्टेन कलर मे बी ब्लाइंडनेस को। पॉसिबल, मे बी सर तो पॉसिबल, मतलब अभी मुझे सर वो पता नहीं कैसे होता है। सर होता तो फिर तो मार्क जुकरबर्ग ले ही लेता उसे। नहीं है? जरूरत वो क्या है, उसे अजीब वैसे ही दिखने में होते पूछा हैं है। इसीलिए। वो नॉर्मल ग्लासेस की तरह नहीं होते, वो कलर टाइप के होते हैं इसलिए नहीं पहना अच्छा होगा। हाँ हाँ हो सकता है बेटा, हो सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है, मतलब कर सकती है। अभी तो सर हमारा फिर ब्रेन ही एक्चुअली फोन बहुत को चीजें कर देता है ना। जैसे अब हमारे आपको पता ही होगा कन्वेक्स लेंस है हमारी आंखों के अंदर, तो लाइट रे आती है तो उल्टी बनती है, लेकिन जो दिमाग है वो हमारी उस उल्टी इमेज को भी सीधा करता है। ठीक है, अब अगर हम चश्मा कोई ऐसा पहन ले जिसकी वजह से हमारी वो इमेज दिमाग में सीधी हो जाए, तो एक्चुअली हमें वो उल्टी दिखने लगेगी। क्यों? क्योंकि दिमाग की आदत है कि उस इमेज को उल्टा ही करता है वो। सर बाय वाले सर बताते हैं मिड ब्रेन ये काम करता है। हाँ सर तो बेटा वो हमें तो उल्टा लटका हुआ आदमी उल्टा क्यों लगता है? उल्टा लटका हो तो उल्टा उल्टा ही होता है ना, इसलिए। नहीं सर, मतलब उसकी इमेज तो उल्टी लटकी हुई आएगी तो सीधी लटकी हुई आनी चाहिए हमें। नहीं तो वो वैसे वाले ग्लासेस पहनोगे तभी तो आएगी। नहीं सर, अगर कोई पहले से ही उल्टा लटका हुआ है तो उसकी इमेज तो उल्टी लटकी हुई आएगी। तो सर दिमाग तो उसे सीधा कर देगा तो वो तो सीधी नहीं नहीं लटकी हुई नहीं नहीं आएगी। नहीं 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 नहीं, नहीं, उल्टे लटके हुए फिर इमेज उसकी की सीधी सीधी आएगी इमेज ना, बनेगी, पर उल्टी भी आ दिमाग जाएगी, उल्टे फिर वो उल्टा दिमाग उल्टा लगेगा। दिमाग हाँ मिड ब्रेन। हाँ सर सबने एक साथ बोल दिया, कुछ समझ ही नहीं आया। कोई बात नहीं, वो कह रहे हैं कि उल्टी जो उल्टा आदमी होगा उसकी इमेज तो सीधी बनेगी लेकिन दिमाग उसे उल्टा कर देगा। आगे समझ में? सर मैं तो कह रहा हाँ हूँ कि उल्टे आदमी की जो इमेज आएगी वो तो उल्टी लटकी हुई आएगी। तो नहीं, अगर उल्टे आदमी की जो दिमाग बनाएगा, जो सॉरी आईज बनाएंगी वो सीधी बनाएगी इमेज, सर वो सीधी होगी फिर हमारा ब्रेन उसे हमारा उल्टा कर ब्रेन उसको देगा। उल्टी कर देगा, उल्टा कर देगा। और इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट भी किया गया था कुछ साइंटिस्ट ने। तो क्या किया, एक चश्मा पहनाया जिससे इमेज सीधी हो जाती है। तो देखा गया कि कुछ लोगों में छठे दिन में, कुछ लोगों में सातवें दिन में, कुछ में आठवें, 12वें, इस तरीके से 21 डेज बाद सभी के दिमाग ने उसकी जो इमेज उल्टी बन रही थी उसको वापस से सीधा बनाना शुरू कर दिया। मतलब उन्होंने क्या किया, एक चश्मा पहनाया जिससे जो इमेज है अब आईज पे सीधी बनती है, दिमाग में सीधी बनती है। अब दिमाग में सीधी बनी तो फिर दिमाग ने उसको उल्टा बना दिया। समझ में आया? आईज में इमेज सीधी बननी शुरू हुई लेकिन दिमाग ने उसे उल्टा करना शुरू किया, लेकिन ये जैसे सर ही उल्टा समझ आ करना गए। शुरू किया तो समझ में नहीं आया दिमाग को कि ये कर क्या रहा है। तो फिर दिमाग अपने आप को ठीक करना शुरू करता है। तो मैक्सिमम जो लोगों को टाइम लगा वो 21 डेज का लगा। तो इससे साइंटिस्ट ने ये चीज बोलनी शुरू कर दी कि कोई चीज अगर तुम करते रहोगे प्रैक्टिस तो 21 डेज में आपको आदत बन जाएगी। ये वो वाली 21 डेज का थोड़ा ये वाला है। हाँ बेटा, तो मतलब इसमें ज्यादा रेड कौन मतलब वो ज्यादा सेंसिटिव हो जाएगा कलर? वो रेड के लिए ज्यादा सेंसिटिव होगा। ताकि इसके लिए ना आपको एक वीडियो है, इसकी वर्ल्ड साइंस फेस्टिवल होता है, वर्ल्ड साइंस फेस्टिवल। ये सर आपने बताया मेरे शायद 9th में। 9th में बताया था ना, तो हाँ इस वर्ल्ड साइंस नहीं, बाकी जो अभी 9th में नहीं थे उनके लिए बोल रहा हूँ। जो आरजीबी कौन है ये विबग्योर को डिटेक्ट करते हैं। हाँ नहीं बेटा, ये सब ये हाँ जो जितने भी कलर हम डिटेक्ट कर सकते हैं ये सबको डिटेक्ट करते हैं जितने। बेटा हम तो विबग्योर ही देख पाते, तो विबग्योर को ही करते होंगे। सर कौन से एवरी टाइम एक्टिवेट क्या रहते हैं? बता रहे थे सर आप? कौन सी क्या बता रहा था बेटा? सर बर्ड साइंस क्या हाँ बता मैं रहे थे? लिंक भेज रहा हूँ आप लोगों को, आप कॉपी कर लेना। मैं एक सेकंड बस, अब 2 मिनट होल्ड कर लो। सर ये अच्छे होल्ड कर दें। लिंक शेयर कर देता हूँ ताकि आप आराम से अपना ढूंढ पाए। ओके क्या है लिंक? सर आपने पिछली बार ईयर्स के लिए बताया। हाँ पता है मुझे बेटा, 9th में था ना। सर अभी तो एसएसटी का पेपर होने वाला है कल मेरा, तो मैं तो देख नहीं पाऊंगा। अरे तो मैं तुझे कौन सा कह रहा हूँ अभी देख यार, जब टाइम लगे तब देख लेना। तो वैसे मेरे को इंटरेस्ट भी नहीं होता इन चीजों में, पता नहीं कोई लोगों को बात कैसे नहीं। इंटरेस्ट आता है। कोई बात नहीं बेटा, अगर मतलब अगर ये टॉपिक से रिलेटेड आपको अच्छा लगे तो देख लेना, मतलब अच्छी चीज़ है। उसमें आपको एक चीज़ दिखाई जाती है कि कैसे एक कलर आपका आइज ना आप कलर्स को चेंज करता रहता है। आपका दिमाग का पर्सपेक्टिव होता है कि कोई आप कलर जब देख रहे हैं
तो एक्चुअली आपका दिमाग का पर्सपेक्टिव है जो उस कलर को एक्चुअली वैसा दिखा रहा है, जिसमें मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, मैं आपको शो करता हूँ, ध्यान से देखना। मतलब छोटा सा है, मैं वीडियो नहीं आएगी उसमें वीडियो नहीं आएगी, ऑडियो ही आएगी, लेकिन मैं आपको समझा दूंगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है। ठीक है, एक सेकंड सर आजकल मेरे दोस्त तो स्टड बनने के लिए पता नहीं किसी विदेशी प्रोफेसर के लेक्चर देखते रहते हैं। अच्छा, होता है। वॉल्टर लुविन नाम है उसका। वॉल्टर लुविन, हाँ बेटा, वो अच्छे हैं, मतलब काफी अच्छे हैं। वो वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स में से हैं फिजिक्स के, एक टाइम के वो बेस्ट टीचर। अब तो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन हाँ मतलब अब तक के बेस्ट टीचर। ओके सर नेम दोबारा बताना। वॉल्टन ल्यूविन। ओके सर। MIT के प्रोफेसर, उनके लेक्चर देख देख के मेरे दोस्त पता नहीं बहुत ज्यादा कूल बनते हैं मेरे सामने कि हम उसके लेक्चर देखते हैं उनके। ऐसा ही होता है। एक मिनट रुको, पहले मैं आपको चीज दिखाऊंगा। अच्छा ध्यान से देखना अभी सभी, इसमें अभी क्या बता रहे हैं ये वाले साइंटिस्ट, मैं मोटा मोटा बताता हूँ। तो इसमें एक्चुअली आप कलर्स देख पा रहे हैं सभी? यस सर। कलर्स दिखा रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या करता है, आदमी इस कलर्स को ध्यान से देखते रहना, परसीव करता, मतलब हम वो दिखाता है, उसके बाद इस कलर को चेंज करता है। वो देखो कैसे एक कलर को बिना हाथ लगाए वो कलर चेंज हो जाता है। तो एक सेकंड, मैं थोड़ी स्पीड ज्यादा कर देता हूँ ताकि जल्दी जल्दी। हाँ स्पीड है। बाकी आप आराम से इसको सुनते रहना। बेटा एक्चुअली क्या है कि जो कंप्यूटर है ना, उसका जो आवाज वाला है, वो ये वाली चीज यूज कर रही है, मतलब एक्चुअली गूगल मीट यूज कर रहा है, तो वो एक्चुअली उसकी आवाज दे नहीं रहा। अच्छा एक्चुअली इसने क्या बताया है, एक सेकंड रुको। एक्चुअली यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि जो हमारे ब्रेन्स हैं वो कलर को अलग अलग तरीके से प्रिजर्व मतलब दिखाते हैं। एक सेकंड रुको, मैं इसमें आगे 5 मिनट खराब तो होंगे लेकिन कोई नहीं। देखो 2 इमेजेस दिख रही हैं आप लोगों को, एक ये वाली और एक ये वाली। यस सर। दोनों चीजें सेम है, दोनों इमेजेस एक्चुअली वो सेम है। एक्चुअली दोनों इमेजेस के जो कलर्स हैं वो दोनों की इमेजेस के सेम है, जो ये वाली इमेज दिखा रही है और ये वाली इमेज दिखा रही है। इट्स जस्ट कि दोनों के जो बैकग्राउंड है ना, वो बैकग्राउंड अलग है, जिस वजह से हमारा जो ब्रेन है उसका जो वो कलर को ट्रिक हो जाता है, इसको पहचान नहीं पाता। अभी ध्यान से देखना। अभी वो इससे यही पूछ रहा है कि ये वाला कलर कौन सा है, तो उसने लाइन से देखा, उसने कलर पूछे ये वाले, और सिमिलरली फिर वो यहाँ पे गया और उसने ये वाले कलर्स पूछे। ठीक है, सभी को दिख रहा है? अभी उसने क्या किया, पहले ये वाले कलर्स देखे और उसके बाद फिर दूसरे वाले कलर्स दिखाए। अब दोनों में चेंज क्या है, बस बैकग्राउंड का। एक में बैकग्राउंड ये डॉटेड वाला था और दूसरे में इस तरीके से ये वाला ब्लू, और एक में येलो टाइप, राइट। तो वो बाकी सबसे भी पूछ रहा है कि देखो, अब वो बता रहा है कि एक्चुअली कैसे हमारा ब्रेन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की लाइट को परसीव करता है, और कैसे हमारा ब्रेन एक्चुअली हेल्प करता है क्यूमुलेटिव ब्रेन की इमेज बनाने के लिए। ठीक है, तो एक्चुअली वो क्या करेगा, वो दिखाएगा कि ये जो कलर्स हैं, 2 अलग अलग कलर्स, वो एक्चुअली सेम हैं। तो वो कैसे दिखाएगा कि आसपास वो दोनों के सेम कलर कर देगा, ताकि उससे ये समझ में आए कि अच्छा भाई दोनों का सेम कलर है या नहीं है। आप लोगों को समझ में आ गया? देखना कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे उसने येलो किया। सर ये पेंटर भी है? पेंटर नहीं है बेटा, वो साइंटिस्ट है जो कलर करके दिखा रहा है। ये कलर क्यों कर रहा है वैसे? तो ये एक्सपेरिमेंट नहीं दिखा रहा है कि कैसे सेम कलर है, रियल लाइफ एप्लीकेशन दिखा रहा है कि सेम कलर है, कि बैकग्राउंड सेम मतलब डिफरेंट कैसे हो जाता है। एक्चुअली तो वो उसी के ऊपर करता था, लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा ध्यान था। ये इन्होंने फ्लेम चैलेंज शुरू किया था, ये जो बूढ़े से आदमी दिख रहे हैं, इन्होंने फ्लेम चैलेंज शुरू किया। ये आप लोग सुन लेना, मैंने आपको दिखा तो दिया यहीं पे। अब एक्चुअली वॉइस नहीं है ना, तो इस वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है इसमें चीजें परसीव करने में।
बाकी इसमें वो एक साइंटिस्ट, देखो इसमें वो दिखाता है, एक ये पेंटर की पेंटिंग दिखाता है यहाँ। ये आपको दिख रही है पेंटर की पेंटिंग? ये पेंटिंग है पूरी। यस सर। ये देखो ये पेंटिंग है। ओके ये पेंटिंग है, ये पेंटिंग। तो इस पेंटिंग में क्या है, वैसे तो कंप्लीट है, लेकिन इसके हाथ के पास एक्चुअली जो उसके हाथ का जो कलर है वो देखो, थोड़ा सा भी दिखाएंगे जूम करके कि वहां पे कलरिंग नहीं हो रखी। यहाँ पे इस वाले एरिया दिख रहा है, देखो बेटा ये यस सर। इससे देख के आप लग रहा चलिए वाइट स्पॉट छोड़े थे। हाँ वाइट स्पॉट हुआ है, लेकिन एक्चुअली क्या था कि आदमी जब वो पेंटिंग कर रहा था तो जो हाथ पे वो कलर कर रहा था वो एक्चुअली खत्म हो गया उसका। तो जब खत्म हो गया तो उसने वो ऐसे का वैसा छोड़ दिया। तो ऐसा वैसा क्यों छोड़ा, तो वो उसमें वो बताता है कि अगर उसने इसके लिए सेपरेट कलर बनाया तो वो एग्जैक्टली सेम कलर का नहीं बनेगा। तो सेम कलर का नहीं बनेगा तो एक्चुअली ये फिर अलग से दिखता तो पूरी कलर मतलब, या फिर उसको वो कहता कि मुझे पूरे बॉडी के ऊपर दोबारा से पेंट करना पड़ता है, इसलिए फिर उसने उसको ऐसे ही छोड़ दिया। तो ये पेंटिंग इसलिए इनकम्प्लीट ही रही मुझे। ये भी तो अलग से ही लग रहा है बेटा, लेकिन वो पेंट मतलब उसका ये कहना था कि अगर मुझे कलर करना पड़ेगा तो मुझे फिर ये पूरी बॉडी कलर करनी पड़ेगी, मतलब जो इसके हाथ जो भी बॉडी दिख रही है। तो उसने कहा था भाई अच्छा मैंने इसे ऐसे छोड़ देता हूँ, ज्यादा सही है। तो सर छोड़ दिया तो फिर हमें लग रहा है कि कंप्लीटेड है। नहीं, हमें पता है इनकम्प्लीट है, लेकिन वो इनकम्प्लीट क्यों है उसका रीजन हमें पता है ना, बस वो वाली बात है। इम्पोर्टेंट वो चीज है कि एक्चुअली हम जो कलर बनाते हैं एग्जैक्टली वही कलर। इसका यहाँ पे यूज क्या था सर, इसका यहाँ पे यूज क्या था? इसका वो एक्चुअली क्या सिग्निफिकेंस है कि जो कलर हम बनाना चाहते हैं एज अ पेंटर, जब हम कलर बनाते हैं तो एक के साथ जितना कलर है वो बना लो, क्योंकि अगर तुम अलग अलग कलर मिक्स करके एक कलर बनाना चाहोगे तो एग्जैक्टली वैसा कलर कभी नहीं बनेगा। यस सर, ये तो आर्ट में। ठीक है सर, चाहे कोई टेक्निक से बना है। कौन सा? चाहे कोई टेक्निक से बनाए, हाँ। अब वो टेक्निक, अब पेंटर को कितनी टेक्निक लगाएगा बेटा, पेंटर कितनी टेक्निक? हाँ सर, हमारा अमाउंट ऑफ कलर्स इक्वल होगा दोनों में, और हम अच्छे से बारीकी से बेटा वो नहीं, वो इक्वल, मैं वही तो बता रहा हूँ, उसमें दिक्कत आएगी। एक बार इसको आराम से सुनना, मैं आपको बता दिया ना कौन सा सेक्शन है, आप आराम से बैठ के सुनना और उसके बाद मुझे बता दो। ओके सर। ओके सर आपको कैसे मिलती है ऐसी वीडियो? बेटा ढूंढते हैं तो सब मिल जाता है। अब तुम गाने ढूंढोगे तो आपको तुम्हें गाने मिलेंगे, मैं ये ढूंढता हूँ तो मुझे ये मिल जाता है। डिपेंड करता है तुम क्या ढूंढना चाह रहे हो। ओके सर। हाँ बेटा। सर, जब एक ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो उसके टॉप से पैरेलल लाइट रेज कैसे निकलती है? बेटा वो एक्चुअली इतनी दूर होती हैं कि हम मान लेते हैं कि वो पैरेलल ही होंगी, क्योंकि वो बहुत दूर से आ रही हैं। क्योंकि अगर थोड़ी बहुत भी, सुनो मेरी बात, अगर थोड़ी बहुत भी इधर उधर होती तो इंफिनिटी से आ रही होती तो वो इधर उधर ही कहीं ना कहीं गिर जाती, लग जाती कहीं ना कहीं। अगर कोई लाइट रे, आसान भाषा में सोचो, अगर कोई लाइट रे थोड़ी सी भी टेढ़ी है और इंफिनिटी से आ रही है तो वो कहीं ना कहीं वो तो पहले ही स्ट्राइक कर जाएगी। अगर वो पैरेलल होगी तो इंफिनिटी से पैरेलल आ सकती है। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं? अंधेरे से पैरेलल आते हैं। अगर कोई लाइट रे थोड़ी सी भी टेढ़ी होगी तो वो तो प्रिंसिपल एक्सिस से पहले ही कहीं ना कहीं काट देगी उसको, क्योंकि वो इंफिनिटी से आ रही है। अगर पैरेलल होगी तभी तो इंफिनिटी से वो पैरेलल चल सकती है। समझ में किसी को कुछ नहीं आया, लेकिन बढ़िया, कोई बात नहीं, सवाल आगे नहीं सर, आ गया। समझ में आ गया सर, आ गया। ओके सर आपकी तरफ से डिस्टरबेंस ज्यादा आ रहा है सर, वॉइस कम आ रही है। हाँ वॉइस कम आ रही है ना, डिस्टर्बेंस। मैं भी वही कहूँ, मैंने कहा आनी चाहिए थी, क्योंकि एक्चुअली मैंने पंखा चला रखा। अब बंद कर देता हूँ। हाँ अब कम हो गया होगा। मैंने इसीलिए तो पूछा था आप लोगों से, आप लोगों ने कुछ बोला ही नहीं। मैंने कहा बढ़िया है फिर तो। चला लो, गर्मी लग रही है तो। नहीं हाँ सर, गर्मी लगेगी। नहीं, 2 पंखे चला रखे थे एक्चुअली, एक टेबल फैन था, एक वैसा। ओके छोड़ो, ध्यान से देखते हैं। तो हमने सबसे पहली क्लास में, आपको याद है ऐसा कुछ किया था, ये लाइट थी और फिर ओके, और फिर हमने कुछ इस तरीके से एक लाइट रे एक बनाया था जिसे हमने कहा था नॉर्मल। ओके
और फिर मैंने कहा था एक लाइट रे ऐसी भी होती है जो थोड़ी पास होती है। क्या सभी को इतनी चीज समझ में आती है? यस सर। तो हमने क्या कहा था, ये एंगल आई है, इसको भी आर कहा था, इसको भी आर कहा था, लेकिन ये जो है रिफ्रैक्ट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, इसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब रिफ्लेक्शन के ऊपर हम बहुत बात कर चुके हैं, अब हम सिर्फ रिफ्रैक्शन के ऊपर बात करेंगे, तो इसको मैं हटा देता हूँ सर। सभी को। हाँ बेटा बोले। सर रिफ्लेक्शन केवल विजिबल लाइट्स नहीं होता है, और जो हमारी दूसरी सर वेव्स होती हैं, इंफ्रासोनिक वेव, ऐसी उनमें नहीं होता? सब में होता है बेटा, सब में होगा, लेकिन हम देख इसमें पाएंगे बस। ठीक है, ओके। अच्छा अब ध्यान से सुनिएगा। तो हम क्या कहते हैं बेटा कि जब एक लाइट रे एक मीडियम से, अब एक मीडियम हमारा ये हो गया और दूसरा मीडियम ये हो गया, हमेशा ध्यान रखना दूसरा मीडियम वो होगा जहां लाइट रे जा रही है। जैसे लाइट रे अभी कहां से कहां जा रही है, ऊपर से नीचे जा रही है, तो जो नीचे वाला मीडियम होगा उसको 2 बोलेंगे और जो ऊपर वाला मीडियम होगा उसे 1 बोलेंगे। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? यस सर। ओके, ये आई जो है इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और हमारा जो आर था उसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सभी को यहां तक समझ में आता है बेटा? यस सर। यस सर। Okay. यस सर। अब 2 लॉ होते हैं रिफ्रैक्शन के, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो पहला लॉ कहता है वापस से वही एंगल आई, सॉरी इंसिडेंट रे आई आर, रिफ्रैक्टेड, इसमें रिफ्रैक्टेड रे हो जाती है, और नॉर्मल, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? ऑल लाई इन द सेम प्लेन, क्या लिख रहा हूँ, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। क्या सभी को ये चीज क्लियर है बेटा? यस सर। ओके, इसके बाद क्या होता है बेटा, एक्चुअली हम क्या कहते हैं कि जब एक लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो वो एक मीडियम अलग है और ये दूसरा मीडियम अलग है, तो वो कौन बताएगा? तो हम कहते हैं वो एक्चुअली बताएगी कि लाइट की उस मीडियम के अंदर कितनी स्पीड है। तो लाइट की जिसके अंदर ज्यादा स्पीड होती है, वो एक मीडियम हो गया, या जिसमें कम स्पीड होती है अलग, मतलब दोनों में वेलोसिटी चेंज होनी चाहिए, तो दोनों का अलग अलग मीडियम हो जाएगा। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? यस हाँ बेटा। सर पहले वाले लोग सर हमें जरूरत ही क्या थी? मुझे तो पता है ना सर कि इंसिडेंट होगा, सभी एक ही प्लेन पे होंगे, तो सर इसकी क्या? कोई बात नहीं ना बेटा, ऐसी बचपन वाला बात है, बच्चे साइंटिस्ट बेचारे बच्चे, छोड़ना, कोई बात नहीं, जाने, क्योंकि ये ना रिफ्लेक्टेड नहीं है बेटा, रिफ्रैक्टेड रहेगा, लेकिन समझने वाली बस मतलब रहता है, तो ये जरूरी है इन चीजों में। वो इतने बेसिक होते हैं कि हमें लगता है कि बहुत बेसिक है, लेकिन जब हम एक्चुअल में चीजें करने लगते हैं ना, तो वो बहुत काम आते हैं। चलो, इसके बाद एक्चुअली क्या ये सबको समझ में आ गया? तो अब इसमें क्या कहते हैं, तो अगर कोई मीडियम, तो इस मीडियम के लिए एक्चुअली बताते हैं एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, जिसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है कि एक मीडियम के अंदर जो लाइट की वेलोसिटी है वो कितनी होगी। जैसे कि इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को पहले तो आप एन भी लिख सकते हैं या फिर म्यू भी लिख सकते हैं। एन आपको 10th क्लास में बताते हैं और 12th क्लास में आपको ये म्यू बताते हैं, तो जिसको जो अच्छा लगे वो ये बोल सकता है। ठीक है, इसको म्यू कहते हैं, म्यू, एम ज्यादा बढ़िया लगता है सर, ज्यादा यूज होता है म्यू। ठीक है, और ये हमारा एन है, तो जिसको जो पसंद आए वो लिख सकता है। क्या बेटा? सर मेरे 10th और 12th में सर हम यू तो नहीं लिखते सर। अरे वो 10th में बच्चों को म्यू समझ में नहीं आता ना, 12th में हैबिचुअल हो जाते हैं बच्चे, इतनी चीजें पढ़ते हैं, बच्चों को लगता है फ्रिक्शन भी पढ़ लेते हैं ना, इसलिए शायद। हाँ, नहीं बच्चों को सब कुछ ही लगता है ना कि भाई कितनी सारी चीजें हो जाती हैं, उनको लगता है चल म्यू, हाँ ठीक है यार कोई बात नहीं, इसे भी पढ़ लेते हैं। बचपन में क्या होता है, आपको ऐसे म्यू बताएंगे तो बच्चों को समझ ही नहीं आता कि है क्या ये चीज, इस वजह से दिक्कत है। ओके, सभी अभी आप लोग देख लो, आपको जिससे समझ में आए वो एक ही फॉलो करना ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, अच्छा ध्यान से सुनना। तो अब मैं क्या कह रहा हूँ कि अब इसमें क्या होता है, एक मीडियम एक और दूसरा मीडियम ये, तो हम क्या कहते हैं इनके, इसमें ना एक रिलेशन होता है। तो क्या रिलेशन होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, और 1 के अंदर जो भी एंगल बनाएगा, जैसे 1 के अंदर जो भी एंगल होगा उसे आई ही बोलेंगे, तो μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r। तो 2 में जो भी एंगल होगा उसे r बोलेंगे और 1 में जो भी एंगल होगा उसे i बोलेंगे।
और मैंने बता दिया है 2 किसको बोलेंगे, जहां लाइट रे जा रही होगी उसे 2 बोलेंगे और जहां से आ रही होगी उसे 1 बोलेंगे। क्या सभी को ये चीज समझ में आई है? यस सर। यस सर। इसका मतलब क्या Yes, हुआ sir. कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सेम हो? नहीं, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अलग अलग है, लेकिन इनका रिलेशन कुछ इस तरीके से है कि अगर म्यू1 जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको मल्टीप्लाई करूं साइन आई से, तो वो बराबर होगा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 का होगा मल्टीप्लाई बाय साइन आर। ओके सर। साइन इज लाइक अ वही जो 10 साइन कॉस वाला होगा वही साइन है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या? बता तो दिया बेटा, ये बताता है कि एक मीडियम के अंदर वेलोसिटी कितनी होगी विद रिस्पेक्ट टू, मतलब एक मीडियम के अंदर जो लाइट चल रही है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये उससे रिलेट करता है म्यू1। मैं अभी बता रहा हूँ इस चीज को, अभी पहले इतनी चीज समझ में आई? हाँ बेटा। सर आपने ये एमवी लिखा है ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नीचे। एम वी लिखा है, ये क्यों लिख दिया मैंने? ये म्यू लिखा है बेटा, म्यू, एम यू, म्यू म्यू म्यू, ओके सर। एम यू। ओके, सभी को यहाँ तक समझ में आता है? और सर ये नीचे आता है लाइन लिखी था, ये समझ नहीं आई। ये ना एक मिनट, ओ भगवान, ये जिसके पीछे से शोर आ रहा है ना वो बंद ही रखें भाई। ये स्नेल्स लॉ, इसको एक स्नेल्स लॉ होता है और लॉ हमेशा लॉ होता है, उसमें कुछ मैं कर नहीं सकता। इसको ऐसा लगा लो, तो इसको ऐसे ही याद करना है तुम लोगों को। तो म्यू1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू2 साइन आर। और अगर इसको हम करते हैं तो इसको लिख सकते हैं म्यू2 अपॉन म्यू1। तो मैंने क्या किया, 1 को नीचे ले गया और साइन आर को इधर ले गया, तो इसको हम बोल सकते हैं म्यू2 बाई म्यू1 इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। क्या सभी को ये वाली चीज समझ में आई है? पहली चीज तो ये रही। यस सर। हाँ बेटा। सर अगर सर जो एंगल आई होगा सर, अगर वो 0 लें तो आर भी 0 होगा बेटा। सर तो फिर वो सर म्यू की वैल्यू सर अनडिफाइंड हो जाएगी ना? उस वाले केस में एक्चुअली हम बता नहीं पाएंगे, राइट, लेकिन हाँ मतलब अगर आई 0 होगा तो हम आर भी 0 लेंगे। सर म्यू स्पीड होता है क्या इन वन मीडियम? क्या बेटा? सर म्यू जो होता है वो स्पीड इन वन मीडियम होता है क्या? नहीं, वो स्पीड से रिलेट करता है। मैं अभी बता रहा हूँ म्यू क्या होता है, मैं बता रहा हूँ, एक बार रिलेट करता हूँ दोबारा। सर ये स्नेल्स लॉ आया कैसे? स्नेल्स लॉ बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इंसिडेंस रे और रिफ्लेक्टेड रे को लिंक करता है, एक ऐसा लॉ है ये, स्नेल्स लॉ है। हाँ बेटा। इसका प्रूफ नहीं है सर? नहीं बेटा, प्रूफ नहीं है, लॉ का कभी प्रूफ नहीं होता। जहां कहीं लॉ आ जाए तो मान लो कि ये ऐसी चीजें हैं जिनका प्रूफ नहीं है। बहुत सारे प्रैक्टिकल्स हुए हैं, बहुत सारी चीजें हुई हैं, उसके बाद ये चीजें प्रूफ की गई हैं। मतलब सर ये एक्सियम है? हाँ, एक तरीके से एक्सियम मान लो, एक तरीके से मान लो, लेकिन लॉ का हमेशा ध्यान रखना कि लॉ कभी प्रूफ नहीं होते। जहां कहीं लॉ आ जाए उसको याद ही करना होता है। जैसे ओम्स लॉ हो गया तो V इक्वल टू आई आर है, ठीक है, जबकि प्रैक्टिकली हमें बहुत कम दिखाई देता है, लेकिन वो लॉ है। हाँ बेटा। सर ओम्स लॉ तो एक्सपेरिमेंटल है, आपने बताया। हाँ मैंने बताया था, तो ये भी एक्सपेरिमेंटल ही है, मैं भी यही बता रहा हूँ कि अगर आप सर हमें साइन लिखने की क्या जरूरत थी यहाँ पे? हम सिंपल नहीं लिख सकते थे, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं लिख सकते थे ना, इसीलिए तो कॉज नहीं लिख सकते थे, टेन नहीं लिख सकते थे, साइन लिख सकते थे, इसीलिए साइन लिखा है। इसीलिए तो कह रहा हूँ लॉ है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट और कैलकुलेशन हुई हैं, उसके बाद ही पता लगा। ठीक है, ओके सर। ओके, थैंक यू। ओके, अच्छा ध्यान से सुनना। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में अगेन बताता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम जो एयर होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मानते हैं 1, वैक्यूम का एक्चुअली मानते हैं 1, वैक्यूम का मानते हैं 1। तो वैक्यूम में हम क्या कहते हैं कि भाई लाइट को कोई रोकने वाला नहीं है, तो जो स्पीड लाइट वैक्यूम के अंदर होगी वो सबसे ज्यादा होगी। तो वैक्यूम के अंदर जो स्पीड हम कहते हैं वो कितनी कह देते हैं वैक्यूम के अंदर? वैक्यूम को एक्चुअली वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? यस सर। अब अगर मैं कहता हूँ किसी का, हाँ बेटा बोले एक बार, क्या बोलो? वो आवाज कट कट के आ रही थी, एक बार फिर बता दीजिए। मैं कह रहा था बेटा अगर किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब एक्चुअली क्या होता है, हम वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मानते हैं 1, ठीक है। अब वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 क्यों? क्योंकि वैक्यूम से मतलब वैक्यूम सबसे कम रेजिस्ट करता है लाइट को चलने के लिए। अब वो जैसे जैसे और कोई मीडियम आता रहता है तो वो रेजिस्ट करना शुरू कर देते हैं लाइट की वेलोसिटी को।
जैसे अगर मैं वैक्यूम एयर की बात करता हूं तो एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है 1.003 एयर का। अप्रोक्सीमेटली हम इसको 1 ही मानते हैं, दैट्स अ डिफरेंट मैटर, और वेलोसिटी भी हम 3 × 10⁸ ही लेते हैं। लेकिन सबको ये समझ में आया कि कुछ वेलोसिटी तो कम होगी, सभी को ये चीज समझ में आती है? यस सर। यस सर तो होंगी। हाँ 2.999 समथिंग होगी, लेकिन चेंज होगी, दैट्स व्हाट इज इम्पोर्टेंट, राइट? सर नहीं बेटा, 2 ही होते हैं शायद। सर 3 0 है। 3 0 है तो 3 लगा लो, कौन सी घर की कहती है, 1 ही होता है बेटा जनरली, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं, कहीं नहीं आता। सर ओके हाँ बेटा बोले। सर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी को कैसे रिलेट कर सकते हैं? बेटा मैं कर तो रहा हूँ, एक बार देखो तो सही, धीरे धीरे बता तो रहा हूँ मैं, अभी तो शुरुआत करी है, ठीक है? अब जैसे वाटर होता है, वाटर का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मानते हैं 3/2। तो एक्चुअली हुआ क्या, एक्सपेरिमेंटली हमने क्या देखा कि जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है एयर की, जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है ग्लास, ये वाटर के अंदर, तो जो वेलोसिटी ऑफ लाइट थी वो हमें मिली 2 बोलेंगे इसको, हाँ 2 × 10⁸ मीटर सेकेंड मिली हमें। तो यहां से हमारे पास आ गया कि अच्छा अगर मैं वैक्यूम से कंपेयर करूंगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का 3/2 होगा। क्या सभी को ये चीज समझ में आई है या नहीं? रिलेटिव डेंसिटी की तरह है क्या? हाँ बेटा, रिलेटिव डेंसिटी की तरह। जैसे कि अब मैं क्या कहता हूं कि अभी कभी भी आप, जैसे हम कहते हैं μ2/μ1, ठीक है? तो μ2/μ1 को सबसे पहले तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं μ2 1, तो ये 1 नीचे यहाँ पे, तो ये 1 यहाँ पे। क्या सभी को ये चीज समझ में आई है? हमेशा जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो हमेशा किसी ना किसी के रिलेटिव चलेगा। जैसे जनरली जो रिलेटिव चलता है वो चलता है एयर। लास्ट में आपने क्या बताया था वो? क्या बेटा? सर वो आपने लास्ट में क्या बताया था? लास्ट में मतलब सर वो वाटर में स्पीड के बारे में पूछ रहा है। सर ये नहीं जो नीचे बताया, इसमें क्या हुआ कि μ2/μ1 जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो हमेशा किसी के रिस्पेक्ट में होता है, ये बताया था। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल रहा हूँ 3/2, तो एक्चुअली ये मैं रिस्पेक्ट में बोल रहा हूँ वैक्यूम के, क्योंकि मैंने वैक्यूम को 1 माना है, इसीलिए मैं वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 बता पा रहा हूँ। सर आगे समझ। क्या सभी को समझ में आया है ये वाली चीज? सर समझ में आया। अब तो अब मैंने क्या कहा, μ2/μ1 इज इक्वल टू μ2 डिवाइडेड बाय μ1, या फिर हम लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? यस सर अंडरस्टूड। ओके अब एक्चुअली में होता क्या है कि इनका जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट, क्या इसको बोलते हैं हम, जो एक्चुअली रिलेट करता है वो क्या रिलेट करता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर विल बी इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर मल्टीप्लाई वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर। तो ये हमारा एक तरीके से कहीं तो लॉ है, आप ऐसा लगा लो या कुछ भी लगा लो, दिस इज व्हाट इट इज, राइट? इसको हम लिखते किस तरह से हैं, ये कांस्टेंट की तरह होता है। जैसे अब क्या हुआ, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय, ये एयर आएगा नीचे, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ वाटर। क्या सभी को ये चीज समझ में आई है? यस सर। अब ध्यान से सुनना। अब इसमें क्या होता है, अगर मैं स्टैंडर्ड बना दूं इसको लिखने का, तो क्या लिखेंगे हम? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2, जिसको भी 2 माना है, 2 किसको मानोगे? जहां लाइट रे जा रही होगी, डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ 1 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ 2। क्या सभी को समझ में आई है ये वाली चीज? यस सर। यस सर। सभी को? हाँ बेटा। सर जो मीडियम 1 है वो कुछ भी हो सकता है ना एआई के अलावा भी? हाँ बेटा, मीडियम 1 कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल सही बोल रहे हो। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा उसके ऊपर। सर जो आपने लास्ट में लिखा और जो सेकंड लास्ट में लिखा वो दोनों सेम ही है ना? हाँ बेटा सेम है, बस उसमें मैंने वाटर और एयर ले लिया, इसमें 2 और 1 ले लिया बस। सर मीडियम 1 का भी डेंसर मीडियम हो सकता है? हाँ बेटा बिल्कुल हो सकता है, वो अभी मैं करा रहा हूँ ना, अभी कराऊंगा, रुक तो जाओ, देखना अभी। क्या सभी एक बार इसको लिख लें, एक बार सभी इसको लिख लें पहले, मैं फिर आगे बताऊंगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इनटू वेलोसिटी ऑफ वाटर इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इनटू वेलोसिटी, फिर ये कैसे आया? एक मिनट रुको, दोबारा बोलो, क्या बोला आपने अभी?
सर ये जो ये वाला? हमारे ये सर ये ये आया वाला? कैसे? बेटा इसको भी लॉ मान के चलो अभी तो, क्योंकि एक्चुअली अभी हमने एक्सपेरिमेंटली ये सब देखा था तो वहां से आया है। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि ये वाली चीज हमने ये वाली रखी है, ये वाली चीज जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 था तो वेलोसिटी हमने देखी 3 × 10⁸ है। यस सर। वैसे ही जब ऑर्डर 3/2 था तो वेलोसिटी उसकी 2 × 10⁸ है। तो ये मैं तभी कह पाया ये दोनों चीजें मिला के एक साथ जब ये वाला फॉर्मूला वैलिड था, ये वाला। यस सर। ध्यान से करके देख लो एक बार। 3/2 मल्टीप्लाई 2 × 10⁸ तो देखो कैंसिल हो जाएगा 3 × 10⁸ और यही 1 × 3 × 10⁸ तो 3 × 10⁸। क्लियर है वाली चीज? यस सर। यस सर। यस सर। सभी को यह समझ में आ गया है अभी? यस सर, क्लियर। हमेशा कंपैरिजन में होता है किसी की। क्या बेटा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा कंपैरिजन में होता है किसी की। हाँ बेटा, हमेशा कंपैरिजन में होता है किसी का। सर हाँ बेटा। ये जो आपने लास्ट में फॉर्मूला लिखा है ये सिर्फ एयर और वाटर के लिए वैलिड है? ये वाला एयर और वाटर के लिए वैलिड है, ये किसी के लिए भी वैलिड है। ओके सर। ओके, तो अभी हमने क्या देखा? जो फॉर्मूला लिखा मैं क्या लिख रहा हूँ ध्यान से देखना। सबसे पहले मैंने एक लाइट बनाई। एक मिनट बेटा, एक सेकंड रुको। आई थिंक अभी ठीक है। तो सर जनरली किसी की अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं तो वो एयर से कंपैरिजन करके बोलता है। हाँ बेटा बिल्कुल, एयर से कंपैरिजन करके बोलते हैं। अच्छा, मैं एयर से कि वैक्यूम से? बेटा वो एयर और वैक्यूम को एक्चुअली हम एक ही लेते हैं। मैं यही बताया ना, एयर और वैक्यूम को लगभग एक ही लेते हैं, अलग नहीं करते हैं। अच्छा, मैं एक चीज बता दूं कि मेरे यहाँ की ना लाइट चली गई है तो अभी इन्वर्टर पे है, लेकिन मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था जब भी लाइट आती है तो अपने आप बंद हो जाता है, जाती है तो बंद नहीं होता। ठीक है ना? तो अगर ऐसा कुछ होता है तो देख लेना, मैं आ जाऊंगा 2-3 मिनट बाद या 5 मिनट बाद मैक्सिमम। ओके सर। क्या सभी को ये चीज क्लियर हो गई है? मैं आगे बढ़ रहा हूँ अब। तो अब मैंने क्या कहा, वापस से मैं वही डायग्राम एक बार कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। मैं बार बार क्यों बनाऊं, मैं नहीं बना रहा बार बार। ये हो गया, कॉपी करो, कॉपी भी ऐसे नहीं होगा, नीचे कर लेते हैं। ये ले गए हम सर कॉपी पेस्ट तो बहुत ही पुराने समय से चल रहा है हमारे यहाँ। हाँ बेटा, वो जीवन भर चलेगा ये वाली चीज। ओके, ध्यान से देखें। तो अब मैंने क्या कहा क्या आपको? सर, क्या जीवन भर चलेगा? अरे कॉपी पेस्ट यार। ओके, हाँ ध्यान से देखें। तो अभी मैंने क्या बोला आपको मैं 2 चीजें बता चुका हूँ। क्या बता चुका हूँ कि भाई जहां लाइट रे जाएगी उसको 2 बोलेंगे, जहां से लाइट रे आएगी उसे 1 बोलेंगे। मैंने आपको एक लॉ बताया जिसमें मैंने क्या कहा, μ2/μ1। ध्यान से देखें, sin i/sin r के लिए भी मैंने क्या लिखा, μ2/μ1 इज sin i/sin r। सभी को दिख रहा है ये? यस सर। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, μ2/μ1 v1/v2। सभी को ये भी दिख रहा है? यस सर। तो इसका मतलब ये दोनों सेम होंगे, तो हेंस में क्या लिख सकता हूँ, μ2/μ1 इज इक्वल टू sin i/sin r इज इक्वल टू v1/v2। पहली चीज तो ये। सभी को यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ओके, अब ध्यान से सुनिएगा। अब मैंने क्या बोला आप लोगों से कि अगर मैं आपको बोलता हूं कि एक मिनट रुको, मुझे क्वेश्चन ही निकालना पड़ेगा क्या? कुछ ध्यान आ रहा है, एक सेकंड रुकें, मुझे कुछ ध्यान नहीं आ रहा। ओके, तो पहले मैं आई और आर के ऊपर नहीं, पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को पहले प्रॉपर और देख लेते हैं। जैसे अब मैंने क्या कहा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा हुआ क्या बोला था मैंने अभी पीछे, ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, मान लो वो हमें निकालना है। सभी को ये चीज समझ में आ रही है? हमें ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास जो हमें दे रखी है वो दे रखी है 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। क्या निकाल सकते हो आप लोग? यस सर। यस सर। देखिए, अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकलेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर के रिस्पेक्ट में ही निकलेगा। सर 2/3 है 2/3? क्या बोल गया भाई? 2/3 सर 2। हाँ 2 आएगा। 2 आएगा। यस सर 2 आ रहा है। सभी को समझ में आ रही है बेटा ये वाला? सर मैं भी निकाल 2 आ रहा है।
किसी को नहीं आया हो वो बोलो भाई। सर नहीं आया। आपने जी लिखा है, जी का मतलब क्या सर? ग्लास ग्लास ग्लास, जी फॉर शीशा। ग्लास। अच्छा नहीं सर आया एक ग्लास बच्चे के ने। थिकनेस पे भी तो होता है सर ये। नहीं सर बेटा ये थिकनेस पे नहीं होगा, नहीं होगा। सर 2 आ गया, थोड़ा लेट निकला। कोई बात नहीं, सबका आ गया, अभी भी कोई रह गया है? यस सर। कोई रह गया क्या? 1 मिनट रुके। यस सर हो गया। सभी का हो गया है? सर इसकी कोई यूनिट नहीं होती ना? यस सर। कुछ कुछ बोला पीछे, कुछ कुछ क्या कहा किसने? सर कोई यूनिट नहीं होती ना इसकी? नहीं बेटा कोई यूनिट नहीं होती। देखो वेलोसिटी से वेलोसिटी डिवाइड हुई है तो कोई यूनिट नहीं। साइन आई साइन आई, साइन की तो वैसे भी कोई यूनिट नहीं होती, तो म्यू की भी कोई यूनिट नहीं होती, यूनिटलेस क्वांटिटी। मैग्निफिकेशन सर, मैग्निफिकेशन की तरह है ना ये भी। हाँ नहीं, मैग्निफिकेशन अलग है, ये अलग है, लेकिन ठीक है। यूनिट दोनों की नहीं होती ना। हाँ उस हिसाब से, हाँ ठीक है। सर सभी को ये चीज क्लियर है? सर हाँ बोलो। यस सर। सर रिफ्रैक्शन में सर जब ग्लास का केस लेते हैं तो सर वो क्या रहा है एक्चुअली ग्लास के अंदर? ग्लास के अंदर बेटा कुछ नहीं हो रहा। देखो एयर तो वो फ्री था, एयर में उसे कोई दिक्कत नहीं थी। आप वैक्यूम लगा लो, वैक्यूम में कोई दिक्कत नहीं है। लाइट आई मस्त निकल गई, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, जैसे ही वो ग्लास के अंदर गई तो ग्लास के छोटे छोटे पार्टिकल्स थे। यस सर। अब उस लाइट को उस पार्टिकल्स के थ्रू पास करना पड़ेगा। यस सर। अब लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब एटम के अंदर से पास करेगी तो एटम के अंदर न्यूक्लियस वगैरह है, तो अलग अलग कुछ फोर्सेस लगेंगी जिसकी वजह से वो इस लाइट को, मतलब एक ऐसा लगा लो कि पार्टिकल एनर्जी लॉस होगी, एनर्जी लॉस Energy होगी उसकी। नहीं, इसको ऐसे भी लगा लो कि बस पार्टिकल्स थे, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, यहाँ पार्टिकल थे। एक ऐसा लगा लो कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था वो, कि अगर आप हवा में भाग रहे हो और एक पानी के अंदर भाग रहे हो तो आपको ज्यादा दिक्कत किस में होगी? तो पानी में भागने में। पानी में ऑटोमेटिकली वेलोसिटी आपकी स्लो हो जाएगी। ये कुछ वैसी वाली चीज है। परपेंडिकुलर होगी अगर दे तो भी कम होगी वेलोसिटी, तब भी कम होगी बेटा। सर ये तो एटम्स को भी एटम के इलेक्ट्रॉन को भी एनर्जी दे देगा। नहीं डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। अगर परपेंडिकुलर होगी तो वो सीधी आएगी, सीधी निकल जाएगी, लेकिन वेलोसिटी चेंज होगी। हाँ बेटा क्या बोल रहे हो? सर मैं कह रहा हूँ कि ये तो एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको भी एनर्जी प्रोवाइड कर देगा ना, इन टर्म्स ऑफ लाइट एनर्जी। नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है कि हम जब नहीं होगा सर, कभी कभार तो हो सकता है ना, अगर क्वांटाइज्ड वे में दे उसे तो। हाँ तो एक आध इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी गेन करके कर भी क्या लेगा, मतलब वाली बात। अच्छा क्या सभी को यहाँ तक समझ में आ रहा है? क्या बेटा? सर तभी तो शायद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। हाँ कुछ कुछ, अभी मैं इतना आता नहीं है मुझे। ओके नहीं वो तो मुझे भी नहीं आता सर। अभी ये चीज सबको समझ में आई है? अभी इस पे कोई डाउट हो तो किसी का कुछ बोलना आगे। हाँ बेटा बोलो। नो सर। थिकनेस पे तो डिपेंड होना चाहिए ना। अरे बेटा एयर के अंदर जब लाइट जाती है तो वो थिकनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि एयर जितनी मोटी होगी उतनी धीरे हो जाएगी? नो सर। तो बस इसमें भी नहीं करता, इसलिए क्योंकि ये भी एक तरीके का मीडियम ही है। सर उसमें थिकनेस में ज्यादा एटम्स होंगे और ज्यादा एटम्स होने से ज्यादा फोर्स नहीं होता ना बेटा, मैं वही बता रहा हूँ। नहीं होता नहीं होता नहीं होता, मैं अब बता रहा हूँ नहीं। मेरी अभी मान लो कि नहीं होता, इसके अंदर ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें शुरू होती हैं जो मुझे भी नहीं आती, मैं आपको सच बताऊंगा। ठीक है, इस वजह बहुत कम होगा इसलिए मुझे मानते नहीं है, ऐसा बोल लो। अब अगर 3.0000 मतलब 2.0003 और 1.99999 हो गई तो फिर क्या फर्क पड़ेगा उससे? ठीक है, और 1 किलोमीटर बाद जाके अगर 1.9997 हो गई तो भी क्या फर्क पड़ेगा? इट्स लाइक दिस। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली सेम देखेंगे ही सर। ओके ध्यान से सुनिएगा। तो अब मैं क्या कह रहा हूँ वापस से, ये आई और ये आर, सभी को ये चीज समझ में आ गई? ये वाला क्वेश्चन किसी का रह गया हो? ये वाला क्वेश्चन इससे समझ आ गया। ओके ध्यान से सुनिएगा। घंटे के बाद आ रही है। हाँ बेटा वो कोई बात नहीं, वो बेचारा स्विच ऑफ कर रहा है, वो घंटे थोड़ी बजा रहा होगा। अब सोचो क्लास में बैठा बैठा घंटी बजा रहा है लड़का, ऐसे तो जानबूझ के नहीं कर रहा होगा, कोई आस पड़ोस वाला ही होगा जो कर रहा होगा, कोई बात नहीं। अच्छा ध्यान से देखें, तो अब मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ तो अभी मुझे हमें कुछ चीजें याद रख सकते हैं, जैसे एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है वैक्यूम के, जो कि होता है 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जो होता है वो होता है 2, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर होता है वो होता है 1.5। ये 3 चीजें आप याद रख सकते हो, तो प्लीज कोशिश करना ये 3 चीजें आप याद रख लो। ठीक है सर हो गई याद है यहाँ पे पहले वाले में। ये सिमिलर बेटा, सिमिलर कहाँ बेटा, सिमिलर का सर हो गई याद। ओके बेटा, अब क्या होता है राइट, तो हमारा ये बेसिक चीजें हो गई। अब ध्यान से सुनिएगा, क्या मैंने आप लोगों को बताया था कि लाइट इज अ वेव?
यस सर बता Yes, sir. और अभी जो आपको मैं वीडियो दिखा रहा था, Electromagnetic wave. राइट, इट्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सभी को दिख रहा होगा अभी तो, स्क्रीन तो मेरी दिख रही होगी ना सभी को? Yes, sir. सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलेंगे तो वो ठीक होगा? हाँ बेटा, वो भी ठीक होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या बोला था आपने? सर जो वाटर, अरे वाटर तुमने गलत नहीं बोल दिया आप लोगों को, एक मिनट रुकना। सिर्फ 4/3 होता है। हाँ 4/3 होता है, मुझे भी यही याद आया। मैं भी यही सोच रही थी कि पता नहीं कुछ मैंने मेरे ऐसा क्यों बताया? नहीं नहीं नहीं, 4/3 होता है वाला, ये 4/3 होता है। सर रे और वेव में क्या फर्क होता और शायद ग्लास होता है 1.5, ये मैं गलती बता गया। ग्लास 1.5 होता है, एक्चुअली वेरी करता है, लेकिन ग्लास 1.5 होता है और वाटर 4/3 होता है। भाई जिसने भी याद किया वो दोबारा याद कर लेना, जिसने भी याद किया वो एक बार दोबारा याद कर लेना। सॉरी फॉर द एरर। ओके, मैं अभी रुक सर रे और जाऊँ। वेव में क्या फर्क होता है? सर मैंने वो मंदिर वाली वीडियो भी देखी। एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको। सभी को पहले मैं वेव दिखा देता हूँ। वेव कहाँ है? वेव 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 वेव, एक मिनट रुको, इसके अंदर वेव दिखा रखी है। ये तो पता नहीं क्या दिखाना चाह रहा है, बाद में देखेंगे। ये बेटा ये कोन दिखा रहा है, ये जो आइस के अंदर जो कोन्स होती है, ये देखो ये रे है, ये रे कुछ इस तरीके से चेंज होती है। गामा रे दिखा रहा है, तो गामा रे की जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज्यादा है, वेवलेंथ बहुत कम है। एक्चुअली यहाँ पे ये दिखा रहा है। और देखो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, देखो वेवलेंथ बढ़ती जा रही है। तो देखो यहाँ पे उसने क्या दिखाया कि वेवलेंथ उसकी बढ़ गई, देख रहे हो? सभी देख रहे हो? अल्ट्रावायलेट देखो कितना बढ़ गई, धीरे धीरे इस तरह से बढ़ती रहती है। देखो ये आई, ये बढ़ती जा रही है। देखो अब ये विजिबल रीजन वाले आ गया, देखो विजिबल रीजन का रेंज। ये बढ़ क्यों रही है? क्योंकि ये वो मैंने आपको याद है एक लाइन में आपको एक शायद लाइट के अंदर जो पहला चैप्टर में करा रहा था, पहली बार जब लाइट करा रहा था, तो एक मैंने स्केल बनाया था जिसमें मैंने विजिबल रीजन बनाया था। हाँ उस तरीके से मैंने पूरा बनाया था ना एक। यस सर, रेडियो को माइक्रोवेव रेज और वेव में क्या फर्क होता है? बेटा रेज होती हैं स्ट्रेट लाइन, ये ऐसे स्ट्रेट लाइन, ये रेज हैं। और वेव हो गई ये डिस्टरबेंस। तो सर सर जो लाइट है वो ऐसी आती है फिर? हाँ लाइट एक्चुअली हाँ वेव की फॉर्म में तरीके से आती है सर। नहीं एक्चुअली सर वो हम तो बोलते हैं स्ट्रेट लाइन लेते हैं सर। एक मिनट मेरी बात सुनो। देखो लाइट एक्चुअल में कैसे आती है हमें नहीं पता। जब हम एक्सपेरिमेंट ऐसे करते हैं जिसमें वो रे की तरह दिखे तो वो हमें रे की तरह दिखती है। जब हम एक्सपेरिमेंट ऐसे करते हैं जिसमें वो हमें वेव की तरह दिखे तो वो हमें वेव की तरह दिखती है। क्या सभी को ये चीज समझ में आ रही है? यस सर। पार्टिकल फॉर्म में होती है क्या बेटा? सर जब हमें रे की फॉर्म में दिखती है तो वो पार्टिकल फॉर्म में होती है लाइट। हाँ बेटा, इसीलिए वो इसीलिए आइंस्टाइन ने उसे फोटोन बोला कि एक छोटे पार्टिकल्स होते हैं फोटोन की। तो वो जब आइंस्टाइन ने उसको फोटोन की तरह मतलब पार्टिकल की तरह देखा, हाँ पैकेट्स ऑफ एनर्जी, तो उसने इसे फोटोन पार्टिकल की तरह देखा, जबकि और लोग इसको वेव की तरह देखते हैं। और एक साइंटिस्ट आया, वो कहता है भाई ये लड़ो मत, ये दोनों होते हैं आपस में। वैसे लड़ते ही रहे कि वो कह रहा फोटोन है, वो कह रहा नहीं पार्टिकल है या वेव है। ठीक है, तो मैक्सवेल तो मैक्सवेल ने कहा कि भाई कोई बात नहीं, ये दोनों ही होते हैं, इसलिए परेशान मत हो तुम। ठीक है, तो एक्चुअली एक लाइट रे एक तरीके का इलेक्ट्रॉन की तरह ही होती है। इलेक्ट्रॉन भी एक्चुअल में देखो होता तो इलेक्ट्रॉन वेव ही है। अगर मैं सही तरीके से बताऊं, इलेक्ट्रॉन इज नॉट अ पार्टिकल, इट्स अ वेव, बट इलेक्ट्रॉन shows both properties as a particle also or as a wave also. So it shows both the particles. कभी टाइम होगा तो मैं इसके ऊपर आपको वीडियो दिखा दूंगा, आराम से बैठ के देखना, सुनना, जो करना करते रहना। ठीक है सर, वो तो क्वांटम वर्ल्ड में होता है। हाँ क्वांटम नंबर डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। हाँ बेटा कुछ वैसा ही। तो उसके ऊपर काफी मॉडर्न फिजिक्स आ जाएगी सर। नहीं नहीं, कोई मॉडर्न फिजिक्स नहीं। अरे कोई मॉडर्न फिजिक्स नहीं, बिल्कुल अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट जो नॉर्मल आपको दिखे और मतलब आपको समझ में आए कि देखो क्या हो रहा है। मतलब बहुत अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिलेगी। ध्यान ही नहीं देता बिल्कुल भी सर। कोई बात नहीं। क्या कोई क्या कह रहा है? इलेक्ट्रॉन क्या सर इलेक्ट्रॉन में शो करता है। ऑर्बिट में नहीं रहते बेटा, वो तुम्हें पढ़ाया जाता है ऑर्बिट में। हाँ नहीं रहते बेटा ऑर्बिटल्स में रहते नहीं है। हम बोलते हैं वहाँ पे सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वहीं पे होंगे। मैंने पढ़ा था जब ऑर्बिटल्स में लिखा हुआ था ऑर्बिट में रिफ्रैक्शन से हम लोग कहीं और चले गए सर। हाँ बेटा मैं भी वही कह रहा हूँ। बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड होता है, उस क्लाउड के अंदर पॉसिबिलिटी होती है। वैसे वो ऑर्बिटल सब बेकार की बात है, तुम्हें पागल बना। इलेक्ट्रॉन्स भी ड्यूअल नेचर शो करते हैं।
हाँ बेटा, इलेक्ट्रॉन भी डुअल नेचर शो करते हैं, इसलिए आदमी भी डुअल नेचर शो कर सकता है। मतलब एक ही आदमी एक बार में दो जगह हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी एक ही बार में दो जगह हो सकता है। ठीक है, खुश? सर लेकिन उसके लिए लाइट की स्पीड होनी जरूरी है सर। नहीं नहीं, कोई जरूरी नहीं है उसके लिए। एक्चुअली आपको मेडिटेशन करने की जरूरत है। अगर आप अच्छी मेडिटेशन करते हैं तो आप एक ही जगह से एक ही पॉइंट पे एक ही टाइम पे दो जगह पे हो सकते हैं। ठीक है सर, ऐसे कैसे हो सकता है? अरे तुम्हें नहीं पता तो नहीं हो सकता ना, हमें पता है हम हो सकता है। मैं बता रहा हूँ ना तुम्हें, तुम जाने दो। सर मैं भी दो जगह पे हूँ। सर आप फिजिक्स जगह पे स्पेशलिटी लिया। सर हम भी अभी क्लास में भी है और घर में भी है। घर में भी नहीं, ऐसा नहीं है, वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। जो मैं बता रहा हूँ वो अलग चीज है। वो कुछ ऐसा होगा कि मैं अभी तुम्हें पढ़ा भी रहूंगा और साथ में मैं फुटबॉल भी खेल रहा हूँ कहीं पे जाके। ये कुछ वैसा है। सर बता देना सर, कभी टाइम मिलेगा। हाँ, कभी टाइम मिलेगा तो मैं आराम से बताऊंगा। ओके, छोड़ो अभी इन चीजों में, वापस आते हैं। तो मैंने क्या बोला, लाइट इज अ वेव। ठीक है, अब क्या हुआ, जब ये लाइट रे एक मीडियम से, लाइट वेव जो है ये जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो आप थोड़ा सोच के देखो। तो ये जो पहले जो वेवलेंथ इसकी ज्यादा थी, ये देखो ये बहुत चौड़ी थी, क्योंकि एयर के अंदर थी, चौड़ के चल रही थी एकदम। अब जैसे ही वाटर आएगा तो अब इतना ये खुल के चल नहीं पाएगी। क्या सबको ये चीज समझ में आती है? तो अभी थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो इस तरीके से समझना, इससे ज्यादा फिजिक्स मत लगाना इसके ऊपर। ठीक है, तो इससे मुझे क्या समझ में आया कि इसकी जो वेवलेंथ है, सभी को याद है वेवलेंथ होती है एक साइकिल की जो लेंथ होती है ये वाली। यस सर। इसकी जो वेवलेंथ, ओके सर वेवलेंथ कम कैसे हो जाएगी? हाँ बेटा, क्यों देखो एक्चुअली वेलोसिटी चेंज हुई है, और आपको याद होगा मैंने आपको रिलेट कराया था वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, लैम्डा वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। ओके सर, समझ में आ गया। ठीक है, तो अब अगर वेलोसिटी चेंज हुई है तो या तो दोनों चीज चेंज होंगी, फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ, या फिर वेवलेंथ ही चेंज होगी या फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। अब एक्सपेरिमेंटली हमने देखा कि वेवलेंथ चेंज होती है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है। तो जब भी एक मीडियम से एक लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट बट वेवलेंथ चेंजेस। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है बेटा? सर फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1/10 वो होता था ना टाइम। चलिए दोबारा समझ नहीं आया। सर टाइम भी तो चेंज होगा ना फिर। क्या तू शांत रहे, बिल्कुल चुप। हाँ बेटा, किसी को समझ में नहीं आया था? कोई कुछ कह रहा था बेटा, समझ में नहीं आया? फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, एक्सपेरिमेंटली हमने देखा है कि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। ऐसे समझ नहीं आया। ओके, मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी ये समझ में नहीं आया, या ये चीजें समझ में नहीं आई? तो फ्रीक्वेंसी चेंज क्यों नहीं होगी? बेटा वो एक्सपेरिमेंट है, इसको मान लो। इसमें ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जो तुम्हें माननी पड़ेंगी, मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें। सर एक बार आप बता सकते हो फ्रीक्वेंसी होता क्या था? फ्रीक्वेंसी होती है बेटा एक सेकंड के अंदर कितनी साइकिल कंप्लीट होती हैं। जैसे एक सेकंड में हमारी एक साइकिल कंप्लीट होती है, या एक सेकंड में हमारी दो साइकिल कंप्लीट होती है, ये होता था फ्रीक्वेंसी। तो जब एक लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, जबकि अब वेलोसिटी चेंज हो रही है। अब वेलोसिटी दो कंपोनेंट पे डिपेंड करती है, वेलोसिटी डिपेंड करती है वेवलेंथ पे और फ्रीक्वेंसी पे। अब फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो क्या वेवलेंथ चेंज होगी? क्या सबको समझ में आया है? यस सर। यस सर। ओके, तो अब ध्यान से देखना, मैं एक और फॉर्मूला लिख रहा हूँ, V2/V1। सॉरी नहीं, मैं नहीं लिख रहा। सर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट थोड़ी ना है। वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी आर, सर वो तो एक दूसरे पे डिपेंड करती है। हाँ तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, वो डिपेंड करेगा ना, तो क्या कांस्टेंट ले रहे हो क्या नहीं ले रहे हो। जैसे अगर मैं वेलोसिटी को कांस्टेंट कर देता हूं तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी आपस में इंडिपेंडेंट हो जाएंगी, लेकिन अगर मैं फ्रीक्वेंसी को मतलब वेलोसिटी को कांस्टेंट करता हूं तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी आपस में मतलब इंटरचेंज हो जाएंगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। जो एक्चुअली में होता है, जो अभी मैंने आपको वीडियो दिखाई उसमें यही हो रहा था। इस वाली वीडियो में क्या हुआ कि शुरुआत में जब हमारी देखो वेलोसिटी, जब हमारी लाइट शुरू हुई तो देखो फ्रीक्वेंसी कितनी, ये सारी देखो पास पास हैं सभी के सभी। तो इसमें क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी ज्यादा और वेवलेंथ कम है। अब जैसे जैसे चौड़ी होती चली गई तो वेवलेंथ बढ़ती गई और फ्रीक्वेंसी अपने आप कम होती चली गई। सभी को ये चीज दिख रही है ना? यस सर। यस सर। ओके, मैं रुकता हूँ बहुत। ओके, अब ध्यान से देखें।
तो अब मैंने क्या कहा, अब वापस से क्वेश्चन पे आता हूं। मैंने क्या सिखाया था कि म्यू2 अपॉन म्यू1, क्या मैंने बताया था अभी कि वो साइन आई अपॉन साइन आर के इक्वल होता है? यस क्या मैंने वो अभी ये भी बताया था कि वो v1 अपॉन v2 के इक्वल होता है? यस सर। आप देखो इसी चीज को मैं थोड़ा सा आगे लिख रहा हूँ कि v1 अपॉन v2 के अगर इक्वल कुछ है तो v1 किसके इक्वल है? लैम्डा 1 फ्रीक्वेंसी 1, लैम्डा 2 फ्रीक्वेंसी 2। लेकिन दोनों फ्रीक्वेंसी सेम होती है, जब दूसरे मीडियम में जाता है तो क्या अलग हो गया? कि लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 भी लिख सकता हूं मैं। तो ये आपको पूरा फॉर्मूला एक साथ याद रखना है सभी को। अरे आवाज आ रही है मेरी? यस सर। क्लास छोड़ के चले तो नहीं गए? सर ये भी याद हो गया। ये आदमी पागल हो गया ऐसा कह के, तुम क्लास छोड़ के चले तो नहीं गए? मुझे ऐसा लगा आवाज नहीं आई। क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दो सर। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तुम लोगों को? एक मिनट रुक जा, फिर मुझे क्वेश्चन निकालने पड़ेंगे। पहले वो नोट करने दो। की उतनी जरूरत नहीं है, क्वेश्चन प्रैक्टिस बाकी की जरूरत थोड़ी एक तगड़े सेकंड वाले रुको। कॉन्सेप्ट में। अच्छा सुनो एक मिनट, अरे रुक जाओ यार, अब रुक जाओ एक मिनट। अब ध्यान से सुनना, पहले एक एक करके एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तुम खुश रहो। पहले ध्यान से सुनना, मैं कहता हूं भाई एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1, दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, निकालो। लाइट रे हमें दे रखी है, एक लाइट रे एंगल ये ऐसे, और फिर लाइट रे ऐसे, और एक ऐसे ये, हाँ कुछ कुछ टेढ़ा, कोई बात नहीं। अब ये एंगल जो है मुझे नहीं दे रखा, मुझे एंगल दे रखा है ये 30 डिग्री का, और मुझे एंगल दे रखा है ये 60 डिग्री का। बताओ इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये लाइट रे इधर आई और इधर से चली गई। बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम। सभी को ट्रिग्नोमेट्री आती है, मैं मान के चल रहा हूँ सबको वैल्यूज याद है साइन की, ठीक है? सर 1/√3 और साइन 60 के सर एक सर 1 बराबर √3 सर 1/√3 1/√3 यस सर। बहुत बढ़िया। √3 का रेशियो सर 1/√3 सभी का आ गया 1/√3 बेटा? यस सर। साइन 60 और साइन 30 की वैल्यू ही नहीं पता। अच्छे से नहीं आती सर, वो स्टार्ट नहीं हुआ इसलिए बता दीजिए थोड़ा सा। क्या स्टार्ट नहीं हुआ? ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट नहीं हुआ ना अभी। अरे तो वैल्यूज तो याद होनी चाहिए, ऐसे थोड़ी होता है। ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू तुम्हें याद नहीं है, ऐसे कैसे काम चलेगा? वो तो याद होता है पर रिवाइज करना पड़ता है बार। उसकी भी एक ट्रिक है। भगवान से डरो तुम लोग, डरो भगवान से। भगवान से डर नहीं लगता तो मेरे से डरो, ऐसे काम नहीं आपने चलेगा पढ़ा तुम अभी लोगों का। थी थोड़ी थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री। सर एक बार वो ट्रिक जो भी है बता दो, हम एक बार फिर से याद कर लें। सर ट्रिक से तो कभी मुझे याद ही नहीं हुआ आज तक। भूल जाता है। मैंने तो चैप्टर करके याद किया। सभी को दिख रहा है बेटा? यस सर। यस सर। यस सर। साइन 0 होता है 0, साइन 30 होता है 1/2, 45 होता है 1/√2 3√3/2 इसका उल्टा कॉस में। इसका एग्जैक्टली उल्टा यहाँ रख देना है 2/1 फिर डिवाइड कर देंगे 10। इसका रेशियो और 10 हाफ 1/2। और अब साइन अपॉन कॉस कर दोगे तो ये सब, इनको सबको डिवाइड कर देना आपस में। 0/1 0, ये 1/√3, ये 1, ये √3 और ये नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब अगली बार मैं बताऊंगा नहीं। क्या बेटा? सर वो इन्फिनिटी वाला साइन लगा देते हैं ना? नहीं बेटा, नॉट डिफाइंड लगाते हैं क्योंकि हमें 0 का टेबल नहीं आता एक्चुअली। ओके सर। सर ऊपर वाले का रूट भी आ रहा है। सर वैसे गलत आंसर बताया, 1 आएगा सर। सर √3 आ रहा है। सर मेरा जिसका भी √3 आया है वो बढ़िया है। अरे सुन लो मेरी बात, मैं नहीं सुन रहा तुम्हारी। जिसका भी √3 आया है वो बहुत बढ़िया बेटा, गुड। आप लोग, आपका सही आया है। 1/√3 वैसे भी नहीं आएगा। आप ध्यान से सुन लें सभी, क्योंकि जो एंगल मेजर होता है वो यहाँ से नॉर्मल से होता है, तो ये 60 डिग्री होगा और ये 30 डिग्री होगा। ठीक है, तो आप लोग फंस गए हो। दूसरी चीज, जब लाइट रे जिस पॉइंट जिस मीडियम से आती है उसको मीडियम को कहते हैं 1, जिससे जाती है उसको कहते हैं 2। तो अब फॉर्मूला लगा दो, μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। सर ये तो μ1 अपॉन μ2 था। नहीं बेटा, μ2 अपॉन μ1 ही है हर चीज। μ2/μ1 था। यही होता है जल्दी जल्दी में याद करने। μ2 अपॉन μ1 हमारा 1 है तो ये 1 हो गया,
साइन आई कितना हो गया 60, तो साइन 60, और आर कितना हो गया साइन 30। अब साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 और 30 की होती है 1/2, बट इट इज √3 आंसर। सौम्या तूने भी गलत किया बेटा। नहीं सर मैंने सही करा था, वो उन्होंने 1/√3 बोला ना, तो मेरे मुंह से भी 1/√3 निकल गया। मैं वही देख रही हूँ मैंने क्या आंसर निकाला। ओके सर मैं दिखा दूंगी सर, मैंने सही निकाला है। नहीं ठीक है सर कैलकुलेशन, सर पूरी दुनिया कैलकुलेशन में मिस्टेक करती है, मैंने फॉर्मूला ही गलत डाल दिया, मैं सबसे यूनिक आदमी हूं। चलो बढ़िया है बेटा, गुड, ऐसे ही चलेगा। अच्छा सभी सुने, अब क्या आप इस लाइट रे का डेविएशन भी निकाल सकते हैं सभी? कि लाइट रे देखो, अगर ये मीडियम नहीं होता तो ये लाइट रे सीधी जाती, लेकिन ये सीधी नहीं गई। क्या सभी को ये चीज समझ में आ रहा है कि ये डेविएशन निकल सकता है? यस सर। कितना हो जाएगा? यस सर। 30 डिग्री। ये भी 30। सभी को क्लियर है ये वाली चीज? यस सर। 30 कैसे? मैं नहीं बता रहा, तुम्हें ये नहीं दिख रहा है ये 60 है तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, ये 60 तो ये 30। सर आगे आ गया सर, वर्टिकली अपोजिट एंगल, सॉरी सर। ओके, ये शुड बी ओके। यहाँ तक सभी को क्लियर है? यस सर। यस सर। वेलोसिटी का भी मैं आपको एक क्वेश्चन करा चुका हूँ। अब ऐसी क्या होगा कि एक लाइट रे है, अब इसको मान लो जैसे इस लाइट रे की जो वेवलेंथ दे रखी है वो मान लो 3000 एंगस्ट्रॉम दे रखी है। अब मैं पूछता हूँ बताओ डेविएशन के बाद क्या हो जाएगी वेवलेंथ, क्या निकाल सकते हो? यस सर। तो λ1 आप लोगों को पता है, λ2 से निकाल दो और आंसर करो। सर इस केस में तो आई थिंक सेम आएगा ना? क्या सेम आएगा बेटा? सर कुछ नहीं सर, मैं कंफ्यूज हूँ सर, कुछ नहीं। ऐसी बातें मत किया करो, मैं जहर वहर खा के मर जाऊंगा, तुम्हारा नाम लगाऊंगा। सर आपकी लाइट आ गई? नहीं बेटा, मेरी तो लाइट आई हुई है, घर की लाइट गई हुई है। सर 1000√3 एंगस्ट्रॉम आ रहा है मेरा। सर इस बार यही आ रहा है। 1000 रूट मतलब आप लोगों का आया होगा 3000/√3, ऐसा कुछ आया था? मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड। सर बोल तो गलत है ये। नहीं सही है बेटा, सही है। ओ थैंक यू सर। सभी को क्लियर है बेटा? नहीं सर मेरा नहीं। क्या हुआ इसमें, क्या हुआ, क्या दिक्कत आई? इसमें भी फॉर्मूला उल्टा कर दिया था मैंने, बाद में सीधा किया देख के। ओके कोई नहीं सर, वो निकालना क्या था बेटा? वेवलेंथ निकालनी थी ना इस लाइट रे की, इस लाइट रे की वेवलेंथ। मैं बढ़ूं आगे बेटा या ये अभी कर रहे हो आप? यस सर, आगे बढ़ो। कसम से जब तुम लोग बोलते हो ना कभी कभार आगे बढ़ो तो ऐसा लगता है चल चल मास्टर आगे बढ़ बे, आगे बढ़। ओके मैं क्या कह रहा था? हाँ ओके सर, फिर मेरे को बता दो एक बार। हाँ मैं बताता हूँ बेटा, मैं क्या कह रहा था। ओके देखो, आप लोगों को ये पता लग गया कि देख रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब मेरे को ये पता लग गया कि ये वाला जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √3 है, तो मैं क्या लिखूंगा √μ2/μ1 इज इक्वल टू λ1/λ2। ये चीज समझ में आती है बेटा? यस सर। अब ध्यान से देखो, μ2 जो है, μ2 ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √3, μ1 जो है वो है 1। ये चीज समझ में आती है? यस सर। λ1 है 3000, λ2 निकालना। बताओ मैं क्या बताऊं इसमें? कुछ भी नहीं। नो सर, इजी है। ठीक है, बढ़ू मैं आगे? सर हाँ जैसे हमें कभी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल रखा होता है, तो सर वो हमें एयर के उससे बोल रखा होता है या फिर हमें बोलना होगा? ज्यादातर एयर के उससे बोल रखा होता है। बात सुनो मेरी बात, अब मैं इसमें बता देता हूँ आप लोगों का। देखो कभी कभार क्या बोला होता है, ध्यान से सुनना, इसी में बताना पड़ेगा। सर इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में सर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वगैरह इन सब का कोई रोल नहीं है? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर एक दूसरे कोई और बच्चा आ गया था बीच में, मनीष कुमार 01। लेफ्ट कर दिया मैं उसने, चैट बॉक्स में लिख के चला गया वो। क्या लिख दिया? पढ़ाया है वो, अपना नहीं है वो बच्चा। सर पहले भी आया था वो भी। अच्छा, उसको तुम्हारी क्लास मिलती है लग रहा है। मुझे लगता है वो दो किसी ना किसी बच्चे का दोस्त है। पहले ट्रॉलर करके भी आया था।
हाँ वो ट्रॉलर अलग था, लेकिन वो एक्चुअली कहीं ना कहीं से ना दोस्तों को लिंक मिल जाता है, वो फिर ट्रॉलर के नाम से आए या किसी नाम से भी आ जाए। अब शुरुआत में तो जब एडमिशन होते हैं तो फिर वो ले लेते हैं, अब उन्हें हर चीज वो थोड़ी, क्योंकि 50-100 बच्चे एक साथ आ रहे होते हैं तो क्या करें, वो चुपचाप ले लेते हैं, बाद में देखते हैं तो पता लगता है। अच्छा अब सुनो, क्लास में भी आते हैं। अच्छा सुने अब 1 मिनट ध्यान से सुने, तो मैं क्या कह रहा हूँ, μ2/μ1। अब तुम्हें क्या बोल रखा है कि तुमसे पूछा गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकालो विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो सभी को समझ में आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इस तरह से लिखूंगा। यस सर। उसके बाद इसको इस तरीके से लिखना। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या होता है आपको पता होगा, 3/2। सभी को पता है ये बात? यस सर। यस सर। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या होता है, वाटर 4/3। यस सर। 4/3। अब ध्यान से देखो, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो आंसर कितना आ गया, 8, 9/8। तो हेंस हम क्या कह सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज 9/8। अब इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। 9/8 का मतलब अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो आता है 1.125। अब इसका मतलब क्या है एक्चुअल में, कि अगर मैं वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को 1 मान लेता हूं तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.125 हो जाएगा। क्या सबको समझ में आई ये वाली बात? यस सर। यस सर। सभी को ये बात क्लियर है? यस सर। ये सर क्लियर है। सर एक बार रिपीट कर दो लास्ट। क्या बोला बेटा मैंने, कि जब हमारा डिवाइड करा मैंने 9/8 तो वैल्यू आ गई 1.125। तो 1.125 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर। मतलब अगर वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम 1 मानते हैं तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.125 हो जाएगा। क्या अभी समझ में आया बेटा? यस सर क्लियर। अब इसका मतलब क्या है, एक और चीज, कि अगर मैंने बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या 4/3 था? यस सर। तो क्या मैं डायरेक्टली ये बोल सकता हूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज 3/4? सर 1 यस सर। तो इसका मतलब क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज 0.75। इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने वाटर को 1 ले लिया है तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 0.75 हो जाएगा। पर वो तो 1 ही होता है ना। वो बेटा लेते हैं हम, मैं तो 2 भी ले लूं 3 भी ले लूं, तो डिपेंड करेगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इस तरह से जो मतलब विद रिस्पेक्ट का मतलब क्या है, मैं वो बस समझाना चाह रहा हूँ। सर फिर रिलेटिवली उसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी ना, अगर हम हाँ यही मैं समझाना चाह रहा हूँ, जो समझ लो। क्लियर है क्या? इसी तरीके से अगर आपको बोला जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, जो आपको बता रखा है मैंने 3/2 होती है, तो अगर आपसे बोला जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास निकालो तो क्या हो जाएगा? 2/3। 2/3। तो है 0.66। मतलब अगर हम ग्लास को 1 मान लेते हैं तो एयर का 0.66 होगा। क्या सभी को समझ में आती है ये वाली बात? यस सर क्लियर। अच्छा क्या आप लोगों को, अगर मैं ये वाली बात बोलता हूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास जो होगा वो 8/9 हो जाएगा, क्या सभी को ये वाली बात भी समझ में आती है? यस सर। यस सर। यस ठीक है। Yes, तो अब sir, आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर आप सबको सिखाने लायक हो चुके हो, आप जाके मतलब अपनी स्टाइल मार सकते हो क्लास के अंदर। ठीक है, एक मिनट एक सेकंड नोट कर लेना। सर ये एनसीईआरटी का नहीं है क्या, मतलब एनसीईआरटी से ऊपर नहीं बेटा क्या होता है? रिलेटेड है, लेकिन थोड़ा अच्छा हो गया है, मतलब बस ये आपको अब समझ में अगर आ गया तो ये अच्छा हो गया। अच्छे लेवल का हो। मैं आगे बढ़ सकता हूँ बेटा, लिख लिया हो अगर आपने तो। सर यस सर। एक मिनट। हाँ बेटा रुका हूँ, मैं पूछ रहा था मैं तो बस। हाँ बेटा बोलो। वैसे सर इसका कहीं यूज होता है, मतलब जैसे जो आपने लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। बेटा क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कभी कभार कि फाइंड आउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो आपको बस यही करना है और कुछ नहीं करना, मैं बस ये समझा रहा हूँ आपको। ओके सर। सर हाँ सर तो हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और साइन आई साइन आर, सर ने ये रिलेशन निकाला, सर इसमें डिफ्लेक्शन का भी रिलेशन डाल सकते हैं? हाँ बेटा बिल्कुल, डालने को तो तुम कुछ भी डाल दो, क्या फर्क पड़ता है, जहां तक तुमसे करा जाए वहां तक डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सर डिफ्लेक्शन का कैसे लिखेंगे सर? डेविएशन का कह रहे हो ना, डिफ्लेक्शन का डेविएशन का? जैसे सॉरी डेविएशन का। हाँ तो कैसे लिखना है, बस आर की जगह डेविएशन डाल दे जहां तेरा मन कर रहा है आर लगाने का। जैसे साइन आई
साइन आर को क्या लिखेगा, साइन आई माइनस डेविएशन, ठीक है। ओके सर। ठीक है, अब वो डिपेंड करेगा कहां से कहां लाइट रे जा रही है, दैट्स अ डिफरेंट मैटर, लेकिन अभी के लिए तुम इतने से काबू हो जाओ। अच्छा, अब ध्यान से सुनो एक और चीज। अब मैं वापस से यही डायग्राम बना रहा हूं, एक और ध्यान से देखना, एक मिनट। अभी तक जो आपने एक ही डायग्राम बार बार देख चुके हो उसी को मैं दोबारा बना रहा हूं, आप लोग जब तक आपको ये चीजें समझ ना आ जाए। अच्छा ध्यान से देखना, क्या सभी को इस समझ में आ गया था जब लाइट रे इधर जा रही थी तो ये इधर जा रहा था। अब मैं आपको बता रहा हूं कि अगर लाइट रे इधर जा रही है तो लाइट रे इधर जाएगी। अब इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। अब मैंने क्या कर दिया इसके अंदर, और पिछले वाले डायग्राम में हम क्या कर रहे थे। मैं एक बार दूसरा और डायग्राम बना देता हूं ताकि आप लोगों को सारी चीजें समझ में आती रहें साथ के साथ। ओ भगवान। ओके सर यहाँ पे से 2 को 1 ले लिया और 1 को 2 ले लिया। हाँ बेटा, अब इंपॉर्टेंट क्या है मैं वो बता रहा हूं आपको। देखो, अगर किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1 और किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.2, ज्यादा इधर लग दिया, मैं इधर लिखता हूँ। किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1 और किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.2। सभी को दिख रहा है बेटा दोनों चीजें? यस सर। तो इसमें जो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स छोटा होगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स छोटा होगा उसे हम कहेंगे रेयरर मीडियम, रेयरर। और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसे हम कहेंगे डेंसर मीडियम। तो जिसका कम होगा उसे रेयरर और जिसका ज्यादा होगा उसको डेंसर। अगेन आई एम रिपीटिंग इट, अगर किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4 और किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3, तो रेयरर कौन सा हो गया, ये वाला, और डेंसर कौन सा हो गया, ये वाला। क्या सभी को समझ में आ रहा है? ऑप्टिकली डेंसर एंड ऑप्टिकली रेयर। हाँ, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम और ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। सर अगर हम वैसे ऑप्टिकल डेंसिटी और नॉर्मल डेंसिटी में कोई डिफरेंस तो होगा नहीं? हाँ बेटा होता है, बिल्कुल होता है, तभी उसे ऑप्टिकल होता है सर, केरोसिन और वाटर के केस में होता है। नहीं, सबके केस में होता है बेटा, सबके केस में होता है। सर क्या होता है वो? नहीं बेटा, मुझे आता नहीं है, मैं अभी नहीं बता सकता आपको, अगली बार पढ़ के आऊंगा तब बताऊंगा, ठीक है। अभी मुझे सिलेबस कंप्लीट कराने दो प्लीज। ओके, अभी सभी को यहाँ तक समझ में आ गया है? पहले ऑप्टिकल डेंसर और ऑप्टिकल रेयर में अगली बार बता दूंगा बेटा, परेशान ना हो, ठीक। पहले एक बार जितना सोचा उतना सिलेबस कंप्लीट कराने दो मुझे। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, तो जब लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है, जब लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। क्या सभी को ये चीज समझ में आ रही है? यस सर। और सिमिलरली जब एक लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ जाती है तो वो नॉर्मल के दूर चली जाएगी। क्या सभी को ये दोनों चीजें समझ में आती हैं? प्लीज एक्सप्लेन अगेन। मैं वापस से एक बार बता देता हूँ कि अगर एक लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, और जब वो डेंसर से रेयरर की तरफ जाती है तो वो नॉर्मल से दूर की तरफ बेंड होती है। क्या सभी को समझ में आ गया है? यस सर। ओके बेटा, ओके, थैंक गॉड आपको समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। मैं आप पेज चेंज कर रहा हूँ, आप लिख लें, लिख लिया होगा वैसे सभी ने, मैं मान के चल रहा हूँ। तो लास्ट वाला ने लिखा, 1 मिनट। लास्ट वाला नहीं लिखा? लिख लो भाई, पहले तुम लिख लो, लिखना बहुत जरूरी है। मेरा पढ़ाना इतना जरूरी सच्ची नहीं है, क्योंकि पढ़ाया और तुमने लिखा नहीं तो कोई फायदा नहीं रहेगा। लिख लो बेटा, ये लो। सर ये सर्कल क्यों बनाया था आपने? वो बेटा अभी अगला सवाल कराने के लिए बनाया था, लेकिन मैं उसको कुछ समझा नहीं पाया, अभी तो शुरू ही नहीं कर पाया। ऐसा क्यों होता है? सर हो गया। ऐसा क्यों मतलब क्या होता है बेटा? अच्छा, बेंड क्यों होती है? यस सर। बेटा पहले तो वैसे तो लॉ है, वैसे तो ऐसे समझ लो, बाकी अगर समझाने के लिए हम बताते हैं तो हम क्या बताते हैं कि लाइट के पार्टिकल को यहां तक पहुंचना है, तो अब वो क्या करता है, उसको यहां तक अगर पहुंचना है तो वो 2 रास्ते अपना सकता है। तो 2 रास्ते वो क्या अपनाएगा, या तो वो डायरेक्ट पहुंच जाए इस तरीके से ऐसे, क्या सभी को दिख रहा है? यस सर। या तो वो डायरेक्ट ऐसे पहुंच जाए, या फिर वो जो पाथ उसने लिया वैसे पहुंच जाए। अब आप मतलब मैं अगर समझदार बच्चा होऊंगा तो मैं कहूंगा मैं तो सर ब्लैक वाला लूंगा, सीधा सीधा जा रहा है। क्या सभी को समझ में आ रहा है इतना?
यस सर। लेकिन एक्चुअल में इसमें प्रॉब्लम क्या आती है इस वाले में, तो आप देखेंगे कि ये वाला जो डिस्टेंस है, ध्यान से देखना, ये वाला जो डिस्टेंस है और जो दूसरे वाला डिस्टेंस है, मैं थोड़ा और मोटी कर लेता हूँ, ये वाला जो डिस्टेंस है, आप सभी ध्यान से देखें बड़ा कौन सा है। ये इस मीडियम के अंदर, 2 मीडियम के अंदर की बात कर रहा हूं मैं, ये 2 मीडियम के अंदर ये ए बड़ा है या बी बड़ा है? फर्स्ट वाला, ए वाला। सर ए वाला, ए बड़ा है। सभी को चीज समझ में आ रही है? ए वाला। अब होता क्या है, अब दूसरा इसके अंदर देख के देखो, तो अब इसमें होता क्या है बेटा कि जो ए है, ए मतलब इस वाले अगर हम सीधे चले जाते तो ए उसको सेकेंड मीडियम के अंदर जो डेंसर मीडियम था उसके अंदर उसको ज्यादा डिस्टेंस चलना पड़ता, ज्यादा डिस्टेंस चलना पड़ता तो उसको टाइम ज्यादा लगता। अब उसने क्या, वो समझदार थी, लाइट भी हमसे ज्यादा समझदार होती है, तो लाइट ने कहा इस पॉइंट पे जाना है, बहुत बढ़िया, मैं तो यहां से पहले यहां तक पहुंचूंगी, यहाँ पे डिस्टेंस तो मुझे ज्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे मेरी वेलोसिटी भी ज्यादा है। क्या सभी को समझ में आ रहा है कि यहाँ पे उसे डिस्टेंस ट्रेवल ज्यादा था लेकिन उसकी वेलोसिटी ज्यादा थी, यहाँ पे उसको डिस्टेंस ट्रेवल कम करना पड़ा, लेकिन और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कम थी, तो जो टोटल टाइम लगा इस लाइट पार्टिकल को यहाँ तक पहुंचने में, वो टाइम जो लगा वो टाइम जो पार्टिकल को लगा यहाँ पहुंचने में, वो टाइम कम लगा विद रिस्पेक्ट टू, अगर मैं पाथ इसको मैं ले लूं डी पार्ट और इसको पाथ ले लूं ई, तो टाइम जो लगा ई पे पहुंचने में वो ज्यादा लगता है बजाय टाइम में डी पे। एक बात समझ नहीं आई। हाँ सर, ई पे वेलोसिटी कम क्यों है? ई पे नहीं, ई पे वेलोसिटी बेटा इस पाथ से इस पार्ट तक तो ज्यादा है, लेकिन जैसे ही वो दूसरे मीडियम में घुसेगा वहां पे तो कम हो गई ना उसकी वेलोसिटी, क्योंकि रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रहा है, वो डेंसर मीडियम में वेलोसिटी कम हो जाती है ना बेटा। सर ये से कम तो हो जाती है, तो वो कम हो जाती है तो उसको टाइम ज्यादा लगेगा ना ये वाला पाथ ट्रेवल करने में। यस सर, ओके सर, समझ आ गया, थैंक यू सर। नहीं बेटा, ये समझाने के लिए है, ये सच में होता है ऐसा, ये समझाने के लिए भी है और सच में ऐसा होता है जी। ये पाथ, इस लाइट रे यहाँ इस पाथ पे क्यों गई और सीधा क्यों नहीं गई, ये एक्चुअल में है ऐसा। मतलब ये ऐसा मजाक नहीं कर रहे हम, मैं बैठा बैठा तुम्हें मजाक नहीं करा रहा हूँ, मैं सच में बता रहा हूँ ऐसा है, ऐसा नहीं होता। कौन सा बड़ा पाथ पूछेंगे कि ऐसा क्यों बेंड होती है? क्या कह रहे हो बेटा? लाइट को कैसे पता कि सर उसमें ज्यादा टाइम लगेगा? बेटा लाइट को तो बहुत चीजें पता है हमें, लाइट के अभी तक तो हमें लाइट के बारे में नहीं पता बेटा, लाइट को तो बहुत चीजें पता है, लाइट तो सब कुछ चला रही है, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। अगर पता होता तो हम यही तो पता लगा लेते कि लाइट वेव है या पार्टिकल है, अभी तो हम यही नहीं पता लगा पा रहे। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। सर ये भी उसी से एक्सप्लेन होगा, फोमास प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम। हाँ बेटा वही, बिल्कुल सही बात है, मुझे तो नाम भी नहीं पता, तुझे तो पता है, बढ़िया है। नहीं सर मैं आपसे ज्यादा थोड़ी ना जानती हूँ। नहीं बेटा, कुछ चीजों में तो जानती होगी, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं, कुछ चीजों में नहीं जानती होगी, कुछ चीजों में जानती। ओके छोड़, आगे बढ़े हैं नेक्स्ट। ओके, तो अब हमारे पास आया ये आया। ओके, तो मैंने क्या लिया बेटा, ये सर्कल ले लिया मैंने, थोड़ा बड़ा ले लेता हूँ इसको खुश होने के लिए। अब मैंने क्या किया, एक लाइट रे ली, मैं बेटा जूम कर दूंगा, परेशान क्यों हो रहा है तू? तुम्हें पूरा दिखेगा, ये लो ठीक है अभी? यस सर। ओके, अब ध्यान से सुनना कि एक लाइट रे आई, वो आके टकराई ऐसे, ये बिल्कुल ऐसे, ठीक है। और हमने क्या कह दिया, हमने कहा ये तो एयर है, एक सेकंड, हाँ, तो ये हमारी एयर हो गई, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √3, ठीक है। और हमें क्या दे रखा है, सभी को दिख रहा है कि डायमीटर है? यस सर। यस सर। यस सर। एक सेकंड, ओके। और इस डायमीटर का जो रेडियस है ना वो है 3 सेंटीमीटर रेडियस। इस डायमीटर का जो रेडियस है, क्या बात बोली है मैंने, मतलब इस सर्कल का रेडियस है 3 सेंटीमीटर, ठीक है।
ओके, अब सभी मुझे निकाल के बताएं डेविएशन, लाइट की डेविएशन कितनी आएगी। सभी को समझ में आया डेविएशन क्या बोल रहा हूं मैं? सर लाइट का पाथ कहाँ है, वो रेडियस से गुजर रही है। लाइट रे ऐसे बस इससे यहाँ ऐसे टकराई है, बाकी मुझे नहीं पता, बाकी तो तुम निकालोगे, मुझे क्या पता। सर ये √3 क्या है? √3 सर बेटा एयर रिफ्रैक्टिव बाहर इंडेक्स। में हवा है, तो सर बाहर में हवा हाँ है। बेटा, अगर मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 लिया तो इसका मतलब हवा ही है ना बेटा। सर हाँ बोलो। सर सुनाई नहीं है सर, √3 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और क्या हो सकता है √3? सर मतलब लाइट उसमें वहां पे जा रही है सर्कल के अंदर? हाँ मैंने कुछ मिस किया क्या? सर एंगल ऑफ इंसिडेंस तो होना चाहिए ना शायद। हाँ मैं भी ऐसे ही बैठ के देख रहा था, मैंने कहा कुछ तो मिस किया है मैंने, बच्चे पता नहीं क्या सर निकाल मैं के भी वही मारेंगे। सोच रही हूँ सर, मैं क्या हो गया ऐसा। सर मुझे तो लगा आपने क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स बनाया, मैंने पता नहीं अभी तक में क्या क्या लगा दिया, मैं खुद नहीं जानता। मैं तो सोचा था सर से पूछूंगा। अच्छा कुछ तो छोड़ के बैठ गए थे। एक सेकंड। नहीं सर मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कुछ भी छूटा हुआ है, मुझे लगा था क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। अच्छा तुम कितना भरोसा करते हो तुम लोग मेरे पे, तुम्हारे भरोसा कितना तोड़ता हूँ ना। अच्छा ध्यान से देखो, ये जो एंगल है 60 डिग्री दे रखा। आ गया सर, बस 2 मिनट रुक जाओ, आंसर भी आ जाएगा। हाँ बेटा बिल्कुल, मैं तो बैठा ही इसी वजह से कि तुम आंसर निकालोगे। सर 30 डिग्री आ रहा है डेविएशन। नहीं बेटा 30 नहीं आया। एक मिनट सर, डेविएशन होता क्या था? एंगल ऑफ इंसिडेंस माइनस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हाँ 2y माइनस। हाँ तो सर 60 होगा फिर शायद। हाँ बेटा ठीक है। हाँ सर मैंने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ही डाल दिया। सर 1 मिनट। तो 13 है इसका आंसर। क्या? नहीं बेटा 60 है। सर मेरा तो 30 आ रहा है। सर 30 आएगा सर, क्योंकि पिछले वाला जो केस लिया था सर उसका बिल्कुल 30 opposite आएगा। है। सर क्योंकि जो हमने पिछला लिया था ना उसका बिल्कुल ऑपोजिट है। तो आपने बताया था आई माइनस डेविएशन होता है। तो 30 आना चाहिए। सर इसमें रिफ्रैक्टेड रे कौन सी है? अरे भाई करते हैं, ध्यान से देखते हैं, ध्यान से देखो एक बार। ये 30 हो गया रिफ्रैक्ट। हमें सभी को समझ में आ रहा है कि ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। आवाज सही नहीं आ रही। ओके मैं कह रहा हूँ बेटा ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, सभी को ये चीज समझ में आ रही है? यस सर। ओके जब लाइट रे से टकरा रही है तो हम क्या लिखेंगे? N2/N1 इज इक्वल टू, मेरी आवाज गूंज रही है क्या? फटी फटी आ रही है। नहीं मेरी आवाज ही सुनाई दे रही है। सर आपका माइक आपके बहुत पास है। अभी ठीक है? यस सर अब क्लियर है। ओके तो मैं क्या कह रहा था, N2/N1 विल बी इक्वल टू sin I अपॉन sin R। सभी को ये चीज समझ में आती है बेटा? यस सर। अच्छा ध्यान से देखो, ये √2 है, ये √3 है, ये 1 है। sin I जो है वो 60 है, तो sin 60 कितना होता है? √3/2। तो हेंस ये हमारे पास आ गया sin R। सभी को समझ में आता है? √3 से √3 कट जाएगा। यस सर। sin R जो आएगा वो आएगा 1/2, जिससे जो आपका R R आएगा 30 डिग्री। 30। हाँ बेटा सभी का आ गया R 30 डिग्री।
यस सर आगे यस सर आप ध्यान से देखना, तो जैसे ही R 30 डिग्री साइन आया, आर 30 कैसे था क्या बेटा? सर? वो साइन आर 30 मतलब कि 30 कैसे था? ये sin R इज इक्वल टू 1/2 समझ में आया बेटा? सर वो तो पता है, पर Yes, 30 sir. कैसे आया अपने लिए? सर आपने टेबल बनवाई थी 30 डिग्री है। जब 1/2 होता है तो 30 तो होता है। सर अच्छा, इसको याद नहीं है इसलिए बोल रहा है। कहाँ बनाई थी? समझ में आ गया। नहीं बेटा, अब देख लो, मैं एक बार बिल्कुल पक्का कर देता हूँ। देखो sin 30 1/2, ओके। सर आपकी आवाज तो ध्यान बहुत से दबी देख, दबी सी आ रही है। अभी ठीक है बेटा? मैं भी दबी दबी बोल रहा था। अच्छा अच्छा सर। ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखो, लाइट रे जो होगी वो इस तरीके से, अरे यार, अब जो लाइट रे है वो इस तरीके से ऐसे बेंड हो जाएगी। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? यस यस सर। सर। तो ये एंगल हो जाएगा वो हमारा 30 डिग्री। क्या सभी को ये चीज क्लियर है? यस सर। 30 डिग्री ना। आप थोड़ा सा ध्यान से सोचो, अगर आप, तो अब ये लाइट रे बाहर भी तो निकलनी चाहिए। यस सर। अच्छा सर, वैसे तो फिर ठीक है। तो अगर बाहर निकलेगी तो आप लोगों को ये समझ में आता है कि ये वाली साइड और ये सर वाली 60 साइड से बाहर सेम होगा। निकलेगी। हाँ, अगर ये वाली साइड और ये वाली साइड सेम है तो क्या सभी को समझ में आता है आइसोसेलेस ट्रायंगल से हम इसको 30 डिग्री प्रूव कर सकते हैं? यस सर। और Yes, उसके sir. बाद अगर हम इस लाइन को थोड़ा प्रोसीड कर लें तो यही लाइन जो होगी वो नॉर्मल हो जाएगी हमारी, क्योंकि नॉर्मल हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास करती है। अब ध्यान से देखना, अब जो ये है √3 है, क्योंकि अब लाइट रे कहाँ से कहाँ जा रही है? ग्लास से जा रही है एयर के अंदर। तो अब इसको हम क्या 1 लिख सकते हैं और एयर को N2 1 लिख सकते हैं? क्या सभी को ये चीज समझ में आ रही है? यस सर। तो अब हम क्या लिखेंगे? N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R। तो N2 कितना हो गया? अब हमारे पास N2 है हमारे पास 1, N1 कितना है? √3। साइन I कितना है? साइन I इज 30 डिग्री, साइन I इज 30 डिग्री, और साइन R निकालना है। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है कि साइन R इधर चला जाएगा, √3 इधर चला जाएगा, साइन 30 1/2 हो जाएगा, ये √3/2 हो जाएगा, साइन R जो हो जाएगा साइन 60 हो जाएगा, और R जो हो जाएगा वो 60 डिग्री हो जाएगा। तो अब ध्यान से अगर आप देखें तो ये लाइट रे डेविएट करेगी, अलग हो जाएगी। कितना? ये कुछ इस तरीके से चली जाएगी, और ये जो एंगल होगा ये 60 डिग्री होगा। अब ध्यान से देखना, इसमें 2 डेविएशन हुई हैं। पहली डेविएशन तो हुई है ये वाली लाइन से, और दूसरी जो डेविएशन हुई है वो ये वाली हुई है। अब ध्यान से देखिएगा सभी, मैं रेड कलर से कर रहा हूं। तो पहली डेविएशन हमारी ये हुई है और दूसरी डेविएशन हमारी ये वाली हुई है। सभी को दिख रही है? यस सर। सभी को बेटा दिखा? यस सर। यस सर। अब ध्यान से देखो, जो पहली डेविएशन है वो 30 डिग्री की है, जो दूसरी डेविएशन है वो भी 30 डिग्री की है। अगर आप ध्यान से देखें तो पहली वाली क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और दूसरी वाली भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो हेंस जो दोनों डेविएशन होंगी वो ऐड हो जाएंगी और 30 30 60 हो जाएगा। क्या सभी को समझ में आया? यस सर। यस सर। 60 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज द आंसर। सर लास्ट वाला नहीं आया। क्या किया बेटा? लास्ट वाले में क्या दिक्कत आई बेटा? सर एंटी क्लॉकवाइज के बाद समझ नहीं आया। एंटी क्लॉकवाइज तो बोला ही नहीं बेटा, क्लॉकवाइज बोला है मैंने तो। ये वाली डायरेक्शन हमारी क्लॉकवाइज होती है ना। तो देखो लाइट रे ऐसे सीधी जा रही थी, जब सीधी जा रही थी तो इस ग्लास ने बेंड करी, ये बेंड कर दी, ये पहला बेंड हो गया, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हुआ। दूसरा देखो ये भी सीधा जा रहा था, दोबारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बेंड हो गया। तो 2 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बेंड हो गए। क्या सब समझ में आया बेटा ये? यस सर। तो जो 2 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बेंड हो गए तो दोनों सेम डायरेक्शन में बेंड हुए हैं ना, मतलब दोनों को ऐड करेंगे। अगर एक क्लॉक
क्लॉकवाइज होता है, एक एंटी क्लॉकवाइज होता है, तो माइनस कर दो। ओके सर। ठीक है, क्या सभी को क्लियर है बेटा यहाँ तक? यस सर। बहुत बढ़िया, आज हमने कुछ Yes, भी नहीं sir. किया है, टाइम पास कर लिया पूरा टाइम हमने, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। 8 बजा दी हमने ऐसे कर। कोई बात नहीं, क्या कहें अब हम। पढ़ा दो। हाँ बेटा, सही बात है, सही बात। मैं तो कुछ नहीं करूंगा, जो पीछे छोटा कर दूं बेटा, एक सेकंड। सर एक बात बताओ, आप पीटीएम में शिकायत करोगे बच्चों की? बहुत भर भर के बेटा, भर भर के। बस याद रखना, मैं तुम्हें पहले से ट्रिक बता रहा हूँ, मैं ट्रिक बता रहा हूँ आप लोगों को। अपनी जितनी डीपीपी है ना सारी पूरी कर लेना, कोई टीचर तुम्हें कुछ नहीं कह पाएगा। सर पूरी है। पूरी है सर, मेरी पूरी है। जिस बच्चे की एक भी डीपीपी कम हुई ना भाई साहब, उसकी रेल बन जाएगी, मैं पहले बता रहा हूँ। और जिसकी 3-4 बची हुई उसको तो बस ऐसा लगा लो कि बस मैं क्या बताऊं तुम्हें। तो शांति से तो सारी मिरर से रिलेटेड थी ना, मिरर फॉर्मूला वाली। हाँ बेटा, चलो सर, सारी कंप्लीट है। सुसाइड डीपीपी छोड़ना, सुसाइडल अटेम्प्ट। कि अभी आजकल सर बच्चों को तो आप देख नहीं पा रहे हो, इसलिए सर डीपीपी एक जरिया है। वही हमारे पास वही रास्ता है। तो सबसे पहले वो डीपीपी खोली जाएंगी, जिसकी डीपीपी कम हुई पहले तो उसको, और उसके बाद फिर जिसके नंबर कम हुए उसको। तो इस हिसाब से तैयारी रखना तुम लोग, ठीक है? सर बायो में बहुत कम है। नंबर तो ठीक है लगभग। क्या हुआ बायो में कम है? सर नंबर बायो में बहुत कम है सर, क्या करा जा सकता है? सर मेरे बायो में ठीक ठाक है, मेरे को समझ नहीं आती बायो। मेरे को 4-5 बार जब सर बोलते हैं तभी समझ में आती है, चाहे मैं कितना भी जान। बायो है ही ऐसे, क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं। है ना सर? मेरे को याद है। अब इतने बड़े बड़े नाम कौन याद रखता है यार? सर डिपेंड करता है किस तरीके से माइंड काम करता है। हाँ मतलब वही है, किसी को वो कुछ आसान लगता है कि एक्चुअली जिनको मैथमेटिक्स आसान लगता है वो फिर फिजिक्स की तरफ दौड़े चले जाते हैं, केमिस्ट्री से दूर भागते हैं थोड़े ज्यादा। केमिस्ट्री बहुत बढ़िया लगती है मेरे को। वो केमिस्ट्री में नंबर नहीं आ मेरा तो अपोजिट है। मेरे मौसा जी भी केमिस्ट्री और मैथ्स पढ़ाते हैं। अच्छा, नहीं वो कुछ लोग पढ़ाने का अलग होता है, पढ़ाने वाले को तो बहुत चीजें और चीजें करनी पड़ती हैं, इस वजह से पढ़ा पाते हैं। बाकी लेकिन जनरली ये रहता है जिसकी मैथ्स अच्छी होती है उसकी फिजिक्स अच्छी होती है, केमिस्ट्री वीक होती है जनरली। आप लोगों की बायोलॉजी अच्छी होती है, उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है। और जिसकी मतलब बाकी जिसकी बायोलॉजी अच्छी होगी उसकी केमिस्ट्री भी ठीक होती है और उसकी फिर फिजिक्स खराब होती है, मतलब ऐसा होता है। मतलब ये जनरल ट्रेंड है। ये बिल्कुल उल्टा केस है सर। हाँ वो तो ऐसे ही होता है बेटा। कोई बात नहीं, हो जाएगा धीरे धीरे, बस उसको जितना करना हो, जितना जरूरी है उतना बस कर लेना, बाकी और कोई दिक्कत नहीं। मतलब बायोलॉजी में बस ये ध्यान रखना, सीबीएसई से ऊपर कुछ नहीं आता, ना नीट में आता ना सीबीएसई के अंदर खुद आता। तो बायोलॉजी मतलब एनसीईआरटी की एक लाइन याद होनी चाहिए। क्या बेटा? सर नीट में आता है सर 3-4 क्वेश्चन बाहर से। नहीं बेटा वो ऐसा नहीं है भाई। नहीं बेटा एक भी नहीं आता है। नहीं एम्स में आता होगा, नीट में नहीं आता। अलग लगाते हैं नीट में एक्चुअली अरे यार रुक जाओ, अगर मैं मतलब ये बॉटनी और जूलॉजी की बात करता हूँ तो एनसीईआरटी में से मतलब बॉटनी तो बिल्कुल एनसीईआरटी की एक लाइन आती है, मतलब उसमें एक लाइन इंपॉर्टेंट होती है बॉटनी की। और ये मैं नहीं कह रहा, मतलब एक टीचर है जो 30 साल से पढ़ा रहे हैं वो कहते हैं, ठीक है? तो यस सर, एनसीईआरटी की बायोलॉजी में बाइबल कहा जाता है 8 के स्टूडेंट्स के लिए। हाँ तो मतलब ये रहता है कि आपको बिल्कुल हर एक चीज याद रखनी चाहिए। चलो छोड़ो, वो तो जिसके लिए जिसको नीट करनी है उसको देखना है, तो 100 में टेंशन मत लो, इंजीनियरिंग करनी है वैसे रिलेटेड, मतलब परेशान ना हो। सर अभी तो बहुत टेंशन है ना सर, बायो में सर नंबर नहीं आ रहे सर, इस टेस्ट में मेरे 5 नंबर कम है सर बायो में। सर बात तो सब सही है, कोई बात नहीं, लोगों के तो 5 आते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। ओके सर बस फिजिक्स और मैथ्स में फुल है सर, और किसी में मुझे पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ। कोई बात नहीं, हो जाओगे सर। मुझे तो कोई भी सब्जेक्ट पड़ता है। क्या मुझे पढ़ना पसंद नहीं है, मुझे एग्जाम की वजह से पढ़ना पड़ता है अपने आप को फोर्स करके। कोई बात नहीं बेटा, बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन कुछ ऐसी चीज जरूर कर ले जो तुझे अच्छी लगती है, बस जरूर। मेरे को नहीं सर पढ़ाई से कोई दुश्मनी नहीं है सर, लेकिन सर कुछ सब्जेक्ट में से है ना, बस वो वाली बात है। कोई बात नहीं, कोई नहीं। चलो आज की क्लास आई थिंक ओवर करते हैं, काफी ज्यादा ओवर हो गई है, ठीक है? तो क्या कह रहा था, बाकी अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना, बाकी हाँ गुड नाइट अभी के लिए, हाँ टेक केयर, अगली क्लास में मिलते हैं, ठीक है बेटा? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर।
गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग उदय। गुड इवनिंग सर। हाँ बेटा बोलो आर्यन।